शिमला शहर में सुबह के 5 बजे थे। एक लड़की हॉस्पिटल में रोते हुए अंदर दाखिल होती है और सामने से आती हुई नर्स से बोलती है, नर्स मेरे बाबा प्लीज़ आप चलिए ना, देखिए उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। उसके ये कहने पर वो नर्स बोलती है, किधर है तुम्हारा फादर? वो देखने से एक साउथ इंडियन लेडी लग रही थी। जी वो बाहर है गाड़ी में, आप चलें प्लीज़। वो उसके ये कहने पर नर्स ने वार्ड बॉय से कहा, जी वो बाहर है, आप चलिए प्लीज़, टैक्सी में है वो। उसके ये कहने पर नर्स ने वार्ड बॉय से कहा, स्ट्रेचर ले आओ, आइए आप। ये बोलकर वो उसके साथ गई। उस लड़की ने टैक्सी खोला और एक बूढ़े आदमी को उसने देखते हुए कहा, ये रहे मेरे बाबा। नर्स ने अंदर झुककर उस बूढ़े आदमी की नब्ज चेक की और वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर आया। नर्स ने बूढ़े आदमी को जल्दी से स्ट्रेचर पर लिटाया और अंदर लेकर चली गई। उसे इमरजेंसी रूम में लिटाया गया। उसके बाद नर्स ने उस लड़की से कहा, तुम एक काम करो, हम डॉक्टर को बुला के लाता है, तुम जाकर रिसेप्शन पर फॉर्म भरो और पैसे जमा कर दो। उसके ये कहने पर वो लड़की अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से चली गई। वो रिसेप्शन पर आई और वहाँ बैठी लड़की से बोली, फॉर्म मिलेगा? उस लड़की ने उसे फॉर्म दिया और उसने उसे भर के पैसे दिए। तो रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा, जी आपका नाम और पेशेंट का नाम? आनंद कश्यप, मैं धरा कश्यप, मैं पेशेंट की बेटी हूँ। धरा ने बिल बनाया और उसे दे दिया। धरा सब लेकर वापस से उसी रूम में बाहर आ गई। डॉक्टर अंदर चेक कर रहे थे। कुछ देर में डॉक्टर बाहर आए तो उसे देखकर डॉक्टर ने कहा, आप मेरे साथ आइए। ये बोलकर वो आगे चल दिए और धरा उनके पीछे। डॉक्टर अपने केबिन में आए तो धरा ने उनसे कहा, सर मेरे बाबा ठीक तो हैं ना? देखो बेटा, आपके पापा के कुछ टेस्ट करने होंगे और जब तक टेस्ट होते हैं और रिपोर्ट आती है, आप प्लीज़ इन्हें यही रखिए। बाकी अभी वो ठीक हैं। हमने उन्हें इंजेक्शन दिया है, कुछ वक्त में होश आ जाएगा। ये कहते हुए उन्होंने अपने सामने रखे पेपर पर कुछ लिख के दिया और बोले, ये टेस्ट है और कुछ दवाइयाँ हैं जो इन्हें देना है। मैं इन्हें वार्ड में शिफ्ट कर रहा हूँ। ये सुनकर धरा ने पेपर लिया और थैंक यू कहकर बाहर निकल आई। वो गई, उसने रिसेप्शन पर टेस्ट के लिए पैसे दिए और बिल बना के मेडिकॉस की शॉप पर जाकर दवा ली और वापस आ गई। तब तक उसके फादर को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। वो आकर उनके पास बैठी और उनका हाथ पकड़े रोए जा रही थी। कुछ देर बाद उसके बाबा को होश आया तो उसने कहा, बाबा आप ठीक तो हो ना? आनंद जी ने उसे देखते हुए कहा, हाँ मेरी बच्ची, मैं ठीक हूँ, आप इतना परेशान मत हो, अभी आपके बाबा बहुत स्ट्रांग हैं। ये कहते हुए उन्होंने उसके हाथों को थाम लिया। धरा उनके सीने पर सर रखे हुए थी। आनंद जी ने कहा, आप स्कूल पढ़ाने नहीं जाएंगी? नहीं, आज हम यहीं रहने वाले हैं आपके पास, आप आराम करिए। उसके ये कहने पर आनंद जी आराम से लेटे रहे। जब उनकी आंख लग गई तो धरा बाहर निकल आई और अपना फ़ोन निकाल कर अपने स्कूल पर फ़ोन करके आज न आने को कह दिया। उसने घर पर फ़ोन किया तो उसकी काम वाली ने उठाया। उसने कहा, जी दीदी साहब कैसे हैं? धरा ने कहा, सुमन बाबा को यहीं कुछ दिन रखना होगा, आप एक काम करें, दलिया बना कर ले आएँ और कुछ फल भी लेते आना। ये बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। जब वो वापस रूम में आई तो देखा कि वही साउथ इंडियन नर्स रूम में थी और उसके बाबा के मशीन को चेक करके रिपोर्ट बना रही थी। नर्स ने धरा को देखकर कहा, तुम्हारा और कोई नहीं है क्या? उनको फ़ोन करके बुला लो, तुम सुबह से इधर को ही हो, जाओ घर फ्रेश होकर आ जाओ। उसकी बात पर वो सोचने लगी। उसने कहा, नहीं अभी तो कोई नहीं है, पर मैंने अपनी घर काम करने वाली को बुलाया है, वो आ जाए तो मैं कुछ देर के लिए हो आऊँगी। नर्स उससे बोली, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा फादर ठीक हो जाएगा। काफ़ी पिएगा, मैं भेजे तुम्हारे लिए? उसकी बात पर धरा ने हल्के से मुस्कुरा कर हाँ कह दिया। नर्स उसकी बात पर मुस्कुरा कर उसे देखकर चली गई। एक कैंटीन का लड़का उसे कुछ देर में काफ़ी दे गया। 11 बजे तक सुमन भी चली आई। उसे सब समझा कर धरा घर चली गई। धरा घर आई तो देखा घर साफ था। सुमन अपना काम करके गई थी। घर पर रखा फ़ोन बजे जा रहा था क्योंकि धरा का फ़ोन ऑफ हो गया था। वो गई, फ़ोन उठाई और धीरे से हेलो बोली। उधर से एक लड़के की आवाज़ आई, धरा कहाँ हो तुम? फ़ोन भी बंद आ रहा है तुम्हारा। बाबूजी कहाँ हैं? ये धरा के बड़े भाई सोम कश्यप जी थे जो दिल्ली में सरकारी नौकरी करते थे। धरा ने उनकी बात पर कहा,
भैया बाबा की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने के लिए कहा था। उसके भैया ये सुनते ही बोले, क्या अभी कैसे हैं, ठीक है ना वो? हाँ अभी ठीक है, टेस्ट के बाद ही डॉक्टर बोले हैं कि कुछ बता सकते हैं। उसने ये कहा ही था कि उसके भैया ने कहा, धरा कुछ ज़रूरत हो तो बता देना, मुझे अभी जाना होगा, मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो रहा है, मैं शाम को फ़ोन करता हूँ। ये बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। उसने फ़ोन रख कर अपनी बगल में खड़ी पत्नी से कहा, पिताजी फिर बीमार हैं, अब पता नहीं क्या हो गया। अजी कुछ नहीं जी, बस फिर से पैसे चाहिए होंगे, पिछली बार भी तो देखा नहीं था, पूरे 25,000 लिए थे। इस बार रहने दो, धरा भी सरकारी नौकरी पर लग गई है तो कमाती अच्छा होगी और उस पर ट्यूशन भी लेती है। काम पर जाइए आप, लीजिए टिफ़िन। ये बोलकर उसने उसका बैग और टिफ़िन दिया। सोम चला गया। बड़ी भाभी ने छोटी भाभी के घर भी फ़ोन करके उन्हें भी भड़का दिया था। धरा के 2 बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। धरा सबसे छोटी थी। अपने घर में 2 साल ही हुआ था उसकी सरकारी नौकरी लगी थी। आनंद जी पहले पढ़ाया करते थे, पर जब धरा की नौकरी लगी तो उसने अपनी ज़िद पर उनसे रिटायर्ड लेने के लिए कह दिया था। इसलिए आनंद जी उसके साथ शिमला में अकेले रहते पर खुश रहते थे। धरा के दोनों भाई बहुत लालची और बेमतलबी थे, पर उसकी बड़ी बहन सुधा बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसके ससुराल वाले बहुत ख़राब थे। ये बात आनंद जी से सुधा ने अब तक नहीं की थी, पर यह बात वो समझ ज़रूर गए थे। सुधा कनाडा में रहती थी, बहुत कम ही मिलना होता उसका उन सब से। धरा ही थी एक आनंद जी के लिए जो उनकी परवाह भी करती थी और उनके साथ रहती थी। धरा उनके लिए किसी बेटे से कम नहीं थी, पर आनंद जी जानते थे कोई कितना एक जवान लड़की को घर में रख सकता है। इसलिए वो धरा के लिए लड़का खोज रहे थे, पर अभी तक धरा लायक कोई लड़का नहीं मिल रहा था। धरा दोपहर में तैयार होकर वापस हॉस्पिटल चली गई। वो जब गई तो उसने देखा आनंद जी सो के उठ गए थे और आराम से बैठे हुए दलिया खा रहे थे। आनंद जी ने उसे देखकर कहा, आ गई आप, कुछ खाया आपने? धरा ने उन्हें पानी दिया और उनके गालों पर लगे दलिए को नैपकिन से साफ करते हुए बोली, जी खाया, आप लाइए हम खिला दें। ये कहते हुए उसने प्लेट लिया और खिलाने लगी। उसने सुमन से कहा, सुमन कल से आप सुबह आना और काम करके खाना बनाकर चली जाना, बाकी मैं देख लूँगी। जब तक बाबा यहाँ हैं तब तक ऐसे ही चलेगा। सुमन ने कहा, अरे दीदी तुम चिंता मत करो, हमारे घर में कौन है जो पूछेगा। आप यहाँ देखो, घर देखने के लिए हम हैं, आप सब कैसे देख सकती हैं। आप टेंशन मत लो, सुमन है ना, सब बांट लेगी। आप बस आराम से बाबूजी को देख लो। ये कहते हुए उसने टिफ़िन बंद किया और सब रख ली बैग में। धरा आनंद जी को खाना खिलाकर बाकी सब सुमन को दे दिया और उसे घर जाने को बोल दिया, क्योंकि शाम हो रही थी और बर्फ़ गिरने का डर था। सुमन भी सुबह आने का बोलकर चली गई। धरा वहीं आनंद जी के पास बैठी हुई थी। आनंद जी ने उससे उसके भाइयों के बारे में पूछा तो धरा बोली, सोम भैया और विक्रम भैया दोनों ने फ़ोन करके पूछा था, सुने तो बोले आ जाऊं, तो मैंने मना कर दिया, कहा कि मैं हूं ना, कोई ज़रूरत हुई तो बता दूंगी। ये कहते हुए उसने उन्हें दवा दी। आनंद जी ने दवा खाकर कहा, पता है मुझे क्या बोले होंगे वो दोनों, मुझसे झूठ मत बोल। 6 साल से शादी के बाद दोनों ने आना छोड़ दिया और उसके बाद राखी पर भी तेरे साथ राखी बंधाने नहीं आई। अरे ऐसे भाइयों की तो तरफदारी कर रही है बेटा, हम सब जानते हैं, इसलिए हमसे झूठ मत बोलो। ये कहते हुए वो खांसने लगे तो धरा उनकी पीठ सहलाते हुए बोली, बाबा आप शांत हो जाओ, क्या ज़रूरत है ये सब सोचने की, आप लेट जाओ। ये कहते हुए उसने उन्हें सुला दिया। उन्हें सुलाने के बाद वो धीरे धीरे उनके सर पर हाथ फेरती रही। नर्स उसने हार्ट बीट देखा और बाकी सब चेक करके वो बोली, अभी सब ठीक है, तुम यहीं रुकेगा? उसके ये पूछने पर धरा बोली, जी मैं यहीं रहूँगी। ठीक है, बगल के बेड को तो तुम चाहे तो यूज कर सकती हो, अभी कोई और पेशेंट नहीं है, अगर रात में आया तो देखते हैं। वैसे तुमने उस रूम से यहाँ क्यों शिफ्ट करवाया? ये कहते हुए वो नर्स उसे देखे जा रही थी। धरा ने कहा, बाबा को शांति में सोने की आदत है, उन्हें वैसे माहौल में अच्छा नहीं लगता है। उसके ये कहने पर नर्स बोली, तुम अपने बाबा से बहुत प्यार करता है। धरा ने सोए हुए आनंद जी को देखकर कहा, इनके अलावा है ही कौन मेरा? नर्स, ये मेरे लिए सब कुछ है। नर्स उसे देखकर मुस्कुरा दी और वहाँ से चली गई।
उसके जाने के बाद धरा बेड पर ना बैठकर वहीं रखे सोफे पर बैठ गई। बाहर ठंड बढ़ रही थी। धरा ने अपनी साल को अपने चारों तरफ लपेट लिया और पैर ऊपर करके बैठ गई। आनंद जी को देखते हुए वो ना जाने क्या सोचे जा रही थी और एक वक्त उसकी आंख लग गई। आधी रात के वक्त उसकी आंख खुली तो उसने देखा आनंद जी सो रहे थे। वो उठी और बाहर की तरफ चल दी। कुछ 1 घंटे बाद आई तो देखा वही साउथ इंडियन नर्स थी और एक डॉक्टर के साथ वहाँ पर 2 आदमी सूट पहने खड़े थे। एक पेशेंट था जो बेड पर लिटाया गया था। डॉक्टर उस लड़के को देखकर जब उन सब के साथ बाहर गया तो धरा की उस लड़के पर नजर गई। हल्का सांवला सा चेहरा पर गढ़न बहुत प्यारी। इस वक्त वो होश में नहीं था। साउथ इंडियन नर्स थी। उसने उस लड़के को इंजेक्शन दिया और ड्रिप लगा के चली गई। धरा सोफे पर जाकर बैठ गई। सुबह का वक्त, हॉस्पिटल। धरा अपने आधे चेहरे पर शॉल डाले सो रही थी। आनंद जी भी नींद में थे। उस लड़के को होश आ गया था। उसने सब तरफ देखा पर वहाँ पर सिर्फ उसे धरा सोफे पर सोई हुई और आनंद जी दिखाई दिए। तभी नर्स के साथ उस लड़के के आदमी लोग आ गए। एक आदमी ने उसे देखते हुए कहा, सर अभी आप कैसे हैं? उस लड़के ने कहा, गुड, चले यहाँ से। ये कहते हुए वो उठने लगा तो उसके आदमी ने कहा, सर प्लीज़ आपको कुछ दिन यहाँ रहना होगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज़ आप मेरी इतनी सी बात मान लीजिए, प्लीज़। पागल हो तुम? मेरी इतनी सारी मीटिंग्स हैं और बहुत कुछ करना है मुझे, और तुम मुझे हॉस्पिटल के बेड पर आराम करने के लिए कह रहे हो। उसकी इस बात पर वो दोनों आदमी सर झुका के खड़े थे। उसकी आवाज़ से धरा की नींद खुल गई थी। वो उठी तो उसकी चूड़ी की खनक और पैरों में पहनी हल्की सी पायल ने आवाज़ किया तो उस लड़के का ध्यान बोलते हुए उस पर आकर्षित हुआ, लेकिन उसके आदमियों के खड़े होने की वजह से वो उसे दिख नहीं रही थी ठीक से। धरा उठी और वहाँ से बाहर की तरफ से निकल गई। उसके जाने के बाद वही साउथ इंडियन नर्स वापस आई। उसने उस लड़के को ज़ोर ज़ोर से बात करते हुए सुना था। वो बोली, तुमको दिखाई नहीं देता? तुम्हारे बगल में पेशेंट है और तुम इतना लाउड बात करता है। आवाज़ स्लो करो और मेरे को बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा। मिस्टर नील शेखावत, तुमको आखिर इधर रुकने में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब है और तुमको काम की पड़ी है। क्या करेगा इतना पैसा जब एक दिन मर जाएगा तो? कौन लेगा ये सब? तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है, क्योंकि तुम है ही ऐसा बॉय जो काम के अलावा कुछ और कहाँ सोचता है। पर लिसन मिस्टर नील शेखावत, तुमको यहीं रहना होगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाता। हर बार तुमको झेल नहीं सकता, अंडरस्टैंड? ये बोलकर वो आनंद जी को देखने लगी। इतने में धरा वापस आई। तब तक आनंद जी भी उठ गए थे। नर्स को देखकर वो बोली, गुड मॉर्निंग। नर्स मुस्कुरा के उसे देखते हुए चली गई। नील अभी भी वहीं वैसा ही बैठा हुआ था। उसके आदमी वैसे ही खड़े थे। धरा ने आनंद जी से कहा, बाबा आपकी चाय पी लें? सुमन अभी आ रही होगी तो मैं कुछ देर के लिए घर जाऊंगी। आनंद जी चाय पीने लगे और धरा भी वहीं बैठी चाय पीने लगी। नील कुछ देर शांत बैठा रहा और अपने आदमियों को देखे जा रहा था। फिर उसने कहा, अब ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? आप सब जाइए यहाँ से और मुझे मेरा फ़ोन और टैब दें। अब यहाँ ऐसे तो आदमी नहीं रह सकता। उसके कहने पर उसके आदमी ने उसे दोनों दिया और बाहर चला गया। धरा उसकी बात सुन रही थी या नहीं ये कहना मुश्किल होगा। उन दोनों के बीच इस वक्त एक सफ़ेद रंग का पर्दा था जिससे वो एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। धरा ने आनंद जी को उठाया और उन्हें ब्रश करवाया और पानी गर्म करके खुद उन्हें स्पॉन्ज दिया। उसके बाद उन्हें रेडी करके वो बैठ गई। आनंद जी ने कहा, स्कूल नहीं जाएंगी बेटा आप? हाँ बाबा जाऊंगी, आधे दिन में आ जाऊंगी। ये कहते हुए वो उनके कपड़े एक दूसरे बैग में रख रही थी। इतने में सुमन आ गई। सुमन ने कहा, दीदी नमस्ते। जाओ आप, मैं हूँ यहाँ पर। आपके स्कूल से फ़ोन आया था, मैंने बता दिया तो प्रिंसिपल साहब बोले अगर आपको आज भी छुट्टी चाहिए तो आप ले सकती हैं। धरा ने कहा, नहीं सुमन, हमें स्कूल जाना होगा। आप बाबा के साथ रहिए, मैं आधे दिन में वापस आ जाऊंगी और कुछ मसाले वाला खाना मत देना, मैं आ जाऊंगी। ये कहते हुए वो जाने लगी और 2 कदमों के बाद बोली, थैंक यू सुमन। अरे क्या दीदी, आप भी सिर्फ बोलने को दीदी नहीं कहते हैं आपको। अरे सच का दीदी माना है। मेरा मर्द बाहर खड़ा है, आपको वो घर छोड़ देगा और स्कूल भी ले जाएगा, वरना लेट हो जाएगा आपको।
उसके कहने पर वो चली गई। नील उसे देखना चाहता था, लेकिन उसके बाल एक तरफ थे जो उसके चेहरे को छुपा रहे थे। दोपहर का वक्त, हॉस्पिटल। सुमन वहीं आनंद जी के पास थी। धरा अंदर आने लगी तो नील की नज़र उसके पायल की आवाज़ से उस पर गई। उसने धरा को देखा और उसका थका सा चेहरा, सुर्ख गुलाबी होठ और सर्दी की वजह से लाल हो गए। उसके गाल, एक तरफ से देखने में उसे धरा कुछ अच्छी लगी थी। धरा आई तो सुमन ने उससे कहा, बाबा ने खाना खाया था? जी दीदी, आपने खाया कुछ? सुमन के सवाल पर वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही एक नर्स आई और उससे बोली, आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया है, रिपोर्ट आ गई है आपके फादर की। उसके कहने पर धरा सुमन को बैठने का बोलकर वहाँ से चली गई। धरा डॉक्टर के पास आई और उनसे बोली, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, क्या है बाबा के रिपोर्ट में, सब ठीक तो है ना? आप बैठ जाइए मिस कश्यप। उसके कहने पर धरा बैठ गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, देखिए आपके बाबा को ब्लड कैंसर हो गया है और वो जिस स्टेज पर है वो अभी लास्ट पर पहुंच रहा है, लेकिन हम एक कोशिश कर सकते हैं। इसके एक बार के प्रोसेस में कम से कम 20 से 30 लाख का खर्चा होगा। आप सोच के बता दें तो कल से हम शुरू कर दें और तब तक आप उन्हें यहीं रखें। धरा रिपोर्ट लेकर धीरे कदमों के साथ उठकर वहाँ से बाहर आई और हॉस्पिटल के सामने वाले छोटे से बगीचे में आकर बैठ गई। उसके हाथ में रिपोर्ट थी और आंखों में आंसू था। वो बैठी हुई सोचे जा रही थी, तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा सुधा दीदी का कॉल था। उसने अपने आंसू जल्दी से साफ किए और फ़ोन उठाकर बोली, हाँ दीदी, कैसे हो आप? उधर से सुधा ने कहा, मैं ठीक हूँ छोटी, लेकिन आप कैसे हो? बाबा वो कैसे हैं? सुना वो हॉस्पिटल में हैं, क्या हुआ उन्हें? धरा ने कहा, कुछ नहीं दीदी, बस थोड़ा तबीयत खराब थी, लेकिन अभी ठीक हैं। आप और जीजा जी वहाँ ठीक है ना? हाँ हम ठीक है, सब बढ़िया है यहाँ पर। पहले आप सच कहें, क्या बात है छोटी, आपका गला भारी लग रहा है, क्या बात है, बताओ मेरी कसम। उसके ये कहते ही धरा रो पड़ी और उसने रोते हुए सब बता दिया। सुधा बोली, छोटी आप चिंता मत करो, हम पैसे का इंतज़ाम कहीं से करते हैं। और सोम भैया और विक्रम से बोला आपने, बताया उन्हें आपने? उन्हें क्या बताऊं दीदी, जिसने मेरी पूरी बात नहीं सुनी और जिसने एक बार फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि बाबा कैसे हैं, तो मैं क्या बोलूं उन भाइयों से, कैसे बात करूं? ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगे। सुधा ने उससे कहा, आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना, देखती हूँ क्या हो सकता है, आप बाबा का और अपना ख्याल रखना। ये बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। सुधा के लिए धरा उसकी बेटी जैसी थी। धरा को माँ के जाने के बाद सुधा ने ही पाला था, इसलिए वो उसकी आवाज़ से भी पहचान लेती थी कि वो किस हाल में है। सुधा ने जाकर अपनी अलमारी चेक किया और कुछ बैंक बैलेंस पर वो बस 6 लाख था। उसने सारे पैसों को निकाल कर धरा के अकाउंट में भेजने का सोचा और उसमें लग गई वो। धरा इधर आंसू साफ करके अपना अकाउंट देखने लगी। उसमें कुल पैसे 5 लाख था और एक फिक्स डिपॉजिट था, वो भी पैसे इकट्ठा करने में लग गई। शाम का वक्त, हॉस्पिटल। धरा कमरे में आई तो आनंद जी ने कहा, बेटा कहाँ थी आप, सुबह के बाद दिखी नहीं, कुछ खाया या नहीं? धरा बोली, जी बाबा खाना खाया, वो कुछ काम था उसी के लिए गई थी। नर्स अंदर डॉक्टर के साथ आई तो उन्होंने आनंद जी को देखा और धरा से बोली, अभी तो ठीक लग रहे हैं, पर आप सोच लें और कल आप बता दें। उसके ये कहने पर धरा बोली, आप कल से इलाज शुरू करिए, मैं कल सुबह यहाँ पैसे जमा करवा दूँगी, आप चिंता मत करें। आनंद जी ने कहा, लेकिन क्या हुआ है, हमें रिपोर्ट आ गई, क्या आया है उसमें? धरा ने अभी तक आनंद जी को नहीं बताया था। डॉक्टर ने नोट पैड पर कुछ लिखते हुए कहा, आपको ब्लड कैंसर है और लास्ट स्टेज होने में कुछ वक्त है, कल से इनके कहने पर हम इलाज शुरू करेंगे। ये बोलकर वो चले गए। आनंद जी ने उनके जाने के बाद कहा, बेटा ये क्या है? कुछ नहीं है बाबा, आप ठीक हो जाओगे और मेरे साथ वापस रहोगे, आप चिंता मत करना, आपकी बेटी आपको अभी जाने नहीं देगी, मैं सब कर लूँगी बाबा। उसके ये कहने पर वो बोले, तेरे भाइयों को ये बात पता है क्या, तूने उन्हें ये सब बताया? धरा ने ना में सिर हिला दिया तो आनंद जी ने कहा, हाँ उन्हें क्या ही बताएगी, उन्हें अपनी ज़िंदगियों से फुर्सत मिले तब ना। सच कहूँ बेटा तो तेरे भाइयों की जगह मुझे 2 बेटियां और होती तो शायद इस आनंद कश्यप के सीना चौड़ा हो गया होता, पर मेरे बेटों ने मुझे बहुत लाचार बना दिया।
धरा ने उनके पास बैठते हुए कहा, बाबा ऐसा नहीं कहो, मैं हूँ ना, आप कुछ मत सोचें। और भैया देखना, जैसे ये सुनेंगे वैसे ही आएंगे, वो अच्छे हैं। उसकी बात पर आनंद जी ने कहा, फ़ोन लगा और अभी बता, मैं भी सुनना चाहता हूँ कि क्या बोलेंगे तेरे भाई लोग। और हाँ, कसम है तुझे, जो बोले मुझे सुनने देना। आज मैं भी तो सुनूं अपने पिता से कितना प्रेम है। अपनी बेटी जैसी बहन को तकलीफ़ में देखकर क्या वो सब खड़े होते हैं उनके लिए। ये कहते हुए उन्होंने उसके हाथ से फ़ोन लिया और कॉन्फ्रेंस कॉल लगा दिया। जब दोनों ने फ़ोन उठाया तो धरा ने कहा, प्रणाम भैया। विक्रम ने कहा, हाँ धरा बोलो, क्या हुआ, सब ठीक है। सोम ने कहा, हाँ थोड़ा जल्दी बताओ, मुझे कहीं जाना है। धरा ने आनंद जी की तरफ देखा तो उन्होंने बोलने के लिए कहा। धरा ने कहा, भैया वो बाबा की रिपोर्ट आई है और डॉक्टर ने कहा है कि बाबा को ब्लड कैंसर है, उन्हें कल से इलाज देना होगा, 20 से 30 लाख रुपए लगेगा। ये सुनते ही सोम की पत्नी जो बगल में खड़ी थी उसने कहा, अरे धरा ये तो बहुत बुरी बात हुई, ये कैसा पहाड़ तोड़ दिया भगवान ने। उसके ये कहने पर विक्रम भी शांत बैठा था, उसकी भी पत्नी वहीं खड़ी थी, फ़ोन स्पीकर पर था। उसने कहा, अरे भाभी सही कहा, ये क्या हो गया, लेकिन धरा इतने पैसों का इंतज़ाम कैसे होगा, कैसे, तुम्हारे भैया का सेविंग तो तुम जानती हो ही नहीं पाता है क्योंकि किराए का मकान है, और उसके बाद तुम जानती हो दिल्ली कितनी महंगी है। अब क्या करें, बड़े भैया से देख लो। उसके ये कहने पर सोम की पत्नी बोली, अरे हम कहाँ से देंगे, अभी पिछले महीने मेरी तबीयत खराब हो गई थी, उसमें कितना पैसा लगा था, और फिर बिट्टू की पढ़ाई, उसमें कितना खर्चा लग रहा है, इतना पैसे कहाँ से दे पाएंगे। उसके ये कहने पर आनंद जी ने कहा, तुम लोगों से पैसे लेने से अच्छा ये आनंद कश्यप मर जाए, और हाँ आज से अभी से आप दोनों हमारे लिए मर चुके हैं, इसलिए दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। ये बोलकर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। धरा उनके सीने पर सर रख कर बोली, आप शांत हो जाओ बाबा। आनंद जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तेरी माँ कहती थी बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं, लेकिन आज लग रहा है झूठ कहती थी। मेरी तो बेटी ही 100 बेटों के बराबर है, उसने हमेशा मुझे नहीं छोड़ा, पर अब और नहीं। बेटा मेरा ये ATM कार्ड है, आप ले जाओ और जाकर इसमें कुछ पैसे हैं उसे निकाल लो। धरा ने कहा, नहीं बाबा, हमने पैसों का इंतज़ाम कर लिया है, कुछ पैसे दीदी ने भेजा था, कुछ मेरे पास था, तो हमने सब कर लिया है, आप चिंता मत करिए। उसके ये कहने पर आनंद जी उसे देखे जा रहे थे। धरा वहाँ से उठकर बाहर की तरफ जाने लगी तो वो सामने से आ रहे नील से टकरा गई। नील ने उसे पकड़ा और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा तो उसने देखा आंसुओं से भरी आंखें, गाल आंसुओं से भीगे हुए, और चेहरे पर वही थकान जो दोपहर में थी। धरा संभाल कर खड़ी हुई, अपनी शाल ठीक से कंधे पर रखते हुए वहाँ से निकल गई। नील उसे जाते हुए देख रहा था। वो अंदर आया तो देखा कि आनंद जी खांसे जा रहे थे, पर कोई नर्स उनके पास नहीं थी। वो पहले सोचा, उसके बाद उनके पास गया और बगल में रखा पानी उन्हें देते हुए बोला, सर ये लीजिए पानी। पानी देते हुए उसने उनका पीठ सहलाया और आनंद जी ने पानी लेकर पिया। उनकी खांसी शांत हुई तो उसने ग्लास लेकर रख दिया। आनंद जी ने उसे देखकर कहा, थैंक यू बेटा। नील शेखावत, आप मुझे नील बुला सकते हैं। उसकी बात पर आनंद जी अपना चश्मा लगा के उसे देखते हुए बोले, आप वो मशहूर बिजनेसमैन हैं ना जिसने मुंबई और दिल्ली के बाद यहाँ पर भी अपना बिजनेस चला लिया है। नील ने कहा, जी हाँ मैं वही नील शेखावत हूँ। आप आनंद कश्यप, नाम सुना था डॉक्टर से, वैसे आपको हुआ क्या है? आपकी बेटी, वो मैंने देखा रोते हुए गई। डोंट माइंड, नहीं बताना आपको तो कोई बात नहीं। ये बोलकर वो अपने बेड पर बैठ गया। आनंद जी ने कहा, मुझे ब्लड कैंसर है, आज ही पता चला है। आनंद जी ये कहते हुए ना जाने क्यों नील को सब बता गए। नील भी बहुत ध्यान से सुने जा रहा था। न जाने इस एक पल में क्या था जो दोनों एक दूसरे की बात सुन रहे थे। नील ने भी उसे अपने बारे में बताया, पर उतना नहीं जितना आनंद जी ने बताया था। लेकिन आनंद जी और नील के बीच अनजाने में एक रिश्ता बन गया था। धरा जब रात में आई तो देखा आनंद जी बेड पर बैठे थे और नील उनके सामने अपने बिस्तर पर। दोनों के बीच में टेबल रखा था और उस पर टैब। उसने आगे बढ़कर देखा तो दोनों ऑनलाइन चेस खेल रहे थे। धरा ने कहा, बाबा खाना। उसके ये कहते ही आनंद जी ने टैब में देखते हुए कहा, स रुको अभी।
आप खाना निकालो, हम बस इन्हें हरा कर खाते हैं। मिस्टर कश्यप, नील शेखावत मुझे हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। ये कहते हुए उसने अपनी चाल शुरू की और धरा नर्स को देख रही थी जो नील का खाना लेकर आई थी। नील का आदमी भी आ गया पर वो साइड में खड़ा रहा, उसने कुछ नहीं बोला। धरा ने प्लेट में खाना निकाला और उसे लेकर खड़ी हो गई। उसने बहुत ध्यान से देखा और आगे बढ़कर आनंद जी की चाल पर उसने चल दिया और चलते हुए बोली, चेकमेट, अब चले खाना खाए। उसके ये करते ही नील के साथ उसका आदमी और आनंद जी भी उसे देखने लगे। नर्स ने कहा, लो तुमको चेकमेट देने वाली आ गई, तुम भी खाना खा लो और खाओ, मेरे को जाना भी है, जल्दी करो तुम। ये कहते हुए उसने नील को खाना दिया, लेकिन नील ने खाना ना लेकर धरा से बोला, ये कैसे किया तुमने, मुझे हरा दिया, ये कैसे। धरा ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, खुश हो जाइए आप मिस्टर शेखावत जी, आप एक नेशनल चेस प्लेयर से हारे हैं। ये कहते हुए उसने अपने बाबा को पानी दिया। नील ने नर्स से खाना लिया और खाना देखकर कहा, नर्स ये क्या है, आपको पता है ना मैं ये नहीं खा सकता, इसमें कुछ स्वाद ही नहीं है। तुम्हारे लिए अलग से कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए यही खा लो, पर बाहर का कुछ नहीं मिलेगा तुमको। ये कहते हुए उसने नील को पानी दिया। नील ने खाना वहीं रखा और बोला, मैं नहीं खाने वाला, मुझसे नहीं खाया जाएगा। नर्स कुछ बोलती उससे पहले ही धरा ने उसके सामने से प्लेट उठाकर अपने साथ लाया खाना उसे देते हुए बोली, ये मेरे घर का खाना है, आपने मेरे बाबा को कुछ पल की खुशी दी, इसके लिए खा लीजिए। ये कहते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। नील ने उससे कुछ नहीं कहा और प्लेट लेकर जैसे एक बाइट खाया तो उसे अच्छा लगा। उसने खाकर प्लेट अपने आदमी को दे दिया। धरा ने आनंद जी को दवा दी और उन्हें सुला दिया। धरा उन्हें लेटाकर बाहर चली गई। नर्स वहीं बैठी रही। नील अपने आदमी से बात करने के लिए बाहर निकल गया। आनंद जी की आंख लग गई। नील बात करते हुए अपने आदमी के साथ जब बाहर आया तो देखा धरा वहीं सामने बेंच पर बगीचे में बैठी थी। बाहर इतनी ठंड थी पर उसे जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। नील वहीं खड़ा हुआ धरा को देखे जा रहा था। धरा कुछ देर वहीं बैठी रही और फिर वहां से उठकर चली गई। नील जब अपने रूम में वापस आई तो देखा धरा सोफे पर सट पीछे टिकाकर आंखें बंद करके बैठी हुई थी। आनंद जी सो चुके थे। नील भी आकर लेट गया। सुबह का वक्त हॉस्पिटल। आज सुबह सुमन जल्दी आई थी और उसके आने पर धरा घर चली गई थी। नील की आंख खुली तो धरा वहाँ नहीं थी। आनंद जी चाय पी रहे थे। उन्होंने नील को जगह देखा तो उससे बोले, चाय पियोगे नील? नील ने कहा, जी। उसने इतना बोला ही था कि आनंद जी ने कहा, सुमन एक कप चाय नील को दे दो। सुमन ने उसे भी ग्लास में चाय दिया और नील पीने लगा। इधर धरा पैसे लेकर आई और रिसेप्शनिस्ट से बोली, आज से मेरे बाबा का इलाज शुरू होगा, उसके लिए पैसे भरने हैं। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, क्या नाम है पेशेंट का? जी आनंद कश्यप। उसके ये कहने पर रिसेप्शनिस्ट ने देखकर कहा, मैडम आपके पापा के पैसे तो जमा हो गए हैं। उसके ये कहने पर धरा ने कहा, जमा हो गए हैं, लेकिन किसने किया है? तभी पीछे से किसी ने कहा, वो कल चैरिटी के लिए कोई आया था तो उसने किया, नाम बताने को मना किया उसने। धरा ने पीछे मुड़कर देखा तो वही साउथ इंडियन नर्स खड़ी थी। धरा ने कहा, कौन था वो? यहाँ चैरिटी करने वाला नाम नहीं बताता, और बताए भी तो हम वो नाम किसी को नहीं बताते जब तक वो ना कहे। वैसे भी इस हॉस्पिटल में हर महीने कोई ना कोई आता है ये सब करने। तुम आराम से रहो और जल्दी से अपने फादर को रेडी करो, कुछ देर में इलाज शुरू होगा उनका। ये बोलकर वो चली गई। धरा ने खुद से कहा, मुझे नहीं पता कान्हा जी कौन था वो, पर जो भी है उसे ज़िंदगी में वो सब मिले जिसकी उसे ज़िंदगी में कमी है, उसे पूरी दुनिया की खुशियाँ मिल जाए। ये बोलकर वो अपने आंसू साफ कर रूम में आ गई। अंदर जाकर देखा तो आनंद जी नील से बात कर रहे थे। धरा नील को देख न जाने क्यों अजीब सा फील करती थी। उसे नील पसंद था या नहीं ये वो समझ नहीं पाती। उसने आनंद जी से कहा, बाबा आपका इलाज आज से शुरू हो रहा है, नर्स आपको लेने आने वाली है। सुमन कल से बाबा की चाय बंद, इसलिए चाय मत लाना। नील ये सुनकर बोला, मिस्टर कश्यप अगर आपको चाय नहीं मिलेगी तो मुझे भी चाय नहीं मिलेगी क्या? मुझे तो वैसे भी यहाँ की ना चाय पसंद है ना ही खाना। लगता है अब कल से मुझे यहाँ की बेस्वाद वाली चाय पीनी होगी। धरा ने सुमन की तरफ देखकर कहा, सुमन
कल से खाना और चाय थोड़ा ज़्यादा लाना, पर बाबा के लिए चाय नहीं। वो ये कहते हुए सारी रिपोर्ट एक साथ रख रही थी। इतने में नर्स आई और उसने कहा, चलो मिस्टर कश्यप, आपके ट्रीटमेंट का वक्त हो गया है। ये बोलकर वो उन्हें अपने साथ ले गई। धरा भी आई, लेकिन उसे बाहर ही रोक लिया गया। इधर नील का आदमी उससे बात करने आया था। उसने देखा नील अपना सर पकड़ के बैठा था। उसके आदमी ने कहा, सर आपको फिर से दर्द हो रहा है, रुकिए मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। उसने ये कहते हुए एक बटन प्रेस किया तो नर्स आई। उसने उससे डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। नर्स भागते हुए गई और डॉक्टर को बुला लाई। उसने नील को देखा और उसे एक इंजेक्शन दिया, जिससे उसके सर का दर्द कुछ वक्त में ठीक हो गया और वो सो गया। डॉक्टर ने नील के आदमी से कहा, शेखर साहब आप इन्हें समझाइए, ऐसी इनकी जिद पर इनकी जान भी चली जाएगी। क्यों नहीं, ये अपनी ट्रीटमेंट के लिए मानते हैं। ये अगर आज मान जाए तो हम आज से ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, पर न जाने किस जिद पर बैठे हैं मिस्टर शेखावत। प्लीज़ समझाइए इन्हें। ये बोलकर वो चले गए। शेखर वहीं खड़ा देखे जा रहा था। इधर धरा सुमन के साथ बैठी हुई थी। वो सोचे जा रही थी। सुमन गई और उसे लाकर चाय दी। धरा ने मना किया तो सुमन बोली, दीदी खुद का ख्याल नहीं रखोगी तो कैसे बाबूजी का ख्याल रख पाओगी? उनके लिए तो सिर्फ आप हैं। अरे भगवान ने 2 बेटे दिए, लेकिन मजाल है एक भी बेटा यहाँ खड़ा हो। अरे पैसे नहीं दिए तो खड़े कैसे होते? देख लेना दीदी, एक दिन भगवान सबका बदला लेगा। वो सब भी खुश नहीं रहेंगे। मत कोसो सुमन, अपनों को कोसते नहीं हैं, और बाबा के लिए मैं हूँ ना, और दीदी भी तो हैं। धरा ये कहते हुए चाय पीने लगी। सुमन ने कहा, अरे दीदी अगर अपने ऐसे होते हैं तो मैं तो कहती हूँ ऐसे अपने मर जाएं। बताओ, एक बाप मरने की हालत में है और इन बेटों को जरा सा ना हुआ कि आकर देख जाएं। कसम से अच्छा हुआ मेरी कोख ने बेटी को जन्म दिया। कम से कम अफसोस तो ना रहेगी कि ऐसा बेटा पैदा किया था। पर आप चिंता मत करना दीदी, ईश्वर सब ठीक करेगा। बाबूजी ठीक हो जाएंगे। ये कहते हुए वो उसे देखे जा रही थी। दोपहर का वक्त था। हॉस्पिटल में नील को होश आ गया था। उसने देखा आनंद जी बेड पर लेटे हुए हैं, पर होश में नहीं हैं। धरा उनके पास उनका हाथ पकड़े बैठी थी। सुमन भी वहीं सोफे पर बैठी हुई थी। नील ने धरा से पूछा, सर ठीक हैं? धरा ने सिर्फ हाँ में जवाब दिया। नील वापस से शांत बैठ गया। उसने अपना टैब ऑन किया और उसमें कुछ देखने लगा। इतने में धरा का फ़ोन बजा। उसने आनंद जी का हाथ संभाल कर रखा और फ़ोन उठाकर खिड़की के पास गई। उसने देखा सुधा का कॉल था। वो बोली, प्रणाम दीदी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप ये बताइए कि बाबा कैसे हैं? उनका इलाज शुरू हो गया है? पैसे वो कहाँ से आए? भैया ने दिया या छोटे ने? सुधा के ये पूछने पर धरा ने आनंद जी को देखते हुए कहा, नहीं दीदी, किसी ने नहीं दिया, पर एक फरिश्ता आया था जिसने हमारी मदद की। मैं बस ये जानती हूँ उसने जिस तरह हमारी मदद की है, कान्हा जी कभी उस पर कोई तकलीफ़ ना आना दे। आप फिक्र मत करना दीदी, मैं हूँ यहाँ पर, आप अपना ख्याल रखिए बस। सुधा ने कहा, आप मेरी चिंता मत करना, मैं यहाँ ठीक से हूँ। आप बाबूजी और ख़ुद का ख्याल रखिए, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ये बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। धरा को देखकर कोई भी कह सकता था कि उसे कितनी थकान होगी। सुमन ने कहा, दीदी आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, जाकर आप कुछ खा लीजिए, या कहिए तो मैं खुद ले आऊँ। उसके ये कहने पर वो बोली, नहीं आप बैठिए, मैं जाकर खुद कुछ खा लेती हूँ। आपने कुछ खाया है? नहीं तो मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं दीदी, हम खा कर आए हैं, आप खा लो जाकर। उसके ये कहने पर धरा चली गई। उसके जाने के बाद नील ने सुमन से कहा, आपकी दीदी हर वक्त ऐसे ही रहती हैं, बिना बोले, कम बोलने वाली। उसकी बात पर सुमन ने कहा, नहीं साहब, वो तो बहुत चहल पहल वाली लड़की हैं, बहुत बोलती हैं, लेकिन जिस लड़की ने बहुत से धोखे खाए हों, जिसने उम्मीद की हो तो अपनों से, और उसके अपनों ने उसकी उम्मीद को तोड़ दिया हो, और साथ उस वक्त छोड़ा हो जब उसे बहुत ज़रूरत हो सबकी। बाबूजी के दोनों बेटे जितने खराब, उनकी दोनों बेटियां उतनी ही अच्छी। लेकिन देखो, एक बेटी की ज़िंदगी में इतना दर्द और दूसरी की ज़िंदगी में ये सब। ना जाने भगवान क्यों अपनी आंखें बंद करके बैठा है। पर इतना पता है मुझे साहब, जिस दिन भगवान ने अपनी आंखें खोली तो फैसला होगा। नील उसकी बातें सुने जा रहा था। वक्त ऐसे बीत रहा था, 1 महीना होने वाला था। नील भी तब तक वहीं था। उसने भी अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया था, पर बेमन से। वो उस पर होता था कि वो इलाज के लिए जाएगा या नहीं।
आनंद जी की हालत ठीक ही थी। धरा आती, पूरे दिन उनके साथ वहीं रहती, लेकिन 1 महीने में नील ने हॉस्पिटल के साथ धरा को भी परेशान कर रखा था। धरा उसके लिए घर का खाना लाती और चाय भी। आनंद जी शाम को नील के साथ चेस खेलते और उससे कुछ बातें करते थे। नील एक अच्छा लड़का था, वो इतना बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन उसमें घमंड नहीं था। धरा की उससे बहुत कम बात होती थी, शायद ना के बराबर ही, लेकिन आनंद जी और सुमन से बहुत होती थी। 1 महीना बीत रहा था, लेकिन इस 1 महीने में ना धरा के भाइयों ने फ़ोन किया था और ना ही मिलने आए थे। धरा जैसे तैसे सब कर रही थी। वो आनंद जी को बचाने के लिए जी जान लगा चुकी थी और बाकी सब भगवान पर छोड़ चुकी थी। नील हॉस्पिटल में रहता और वहीं से अपना काम भी करता, लेकिन उसकी नज़रों को अब एक आदत होने लगी थी और वो थी धरा की। उसे धरा की जो आदत हो रही थी वो उसे पता होने लगी थी। उसका मुस्कुराता चेहरा उसे अच्छा लगता, उसका थका हुआ चेहरा उसे थका जाता। ये बात वो अभी जान पाया था या नहीं, वो उसे पता नहीं थी। नील के बारे में ना धरा जानती थी और ना जानना चाहती थी, क्योंकि उसे बस अपने पिता के बारे में सोचना था। सुधा उसे बराबर फ़ोन करके पूछते जाती थी। 1 महीना खत्म हुआ और अगला महीना आया। धरा काउंटर पर अगले महीने का पैसा जमा कराने गई तो उससे लड़की ने कहा, मैडम आपका इस महीने का पैसा तो कल शाम को जमा हो गया है। उसके ये कहने पर धरा हैरानी से बोली, जमा हो गया, लेकिन किसने किया? उसके ये कहने पर नर्स ने उसके बगल में खड़े होकर कहा, वही चैरिटी वाले, उन्हीं के पैसों से हुआ है। कहा था ना, स्ट्रेस मत लो, वो जो गॉड है ना, वो अपने लोगों की हेल्प करने किसी भी रूप में आ जाता है। चलो ये पैसे ले जाओ तुम और जाकर अपने पापा के पास बैठो। धरा ने कहा, पर क्या आप मुझे उनका नाम बता सकती हैं? प्लीज़, मुझे जानना है कौन है वो। प्लीज़ नर्स, प्लीज़। ये बोलकर वो उसे देखने लगी तो नर्स ने बोला, मैंने तुमको बताया था ना कि ये इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दिया जाता है, तो तुम हमसे क्यों एक बार बार पूछता है? चलो अब जाओ, मेरे को भी बहुत काम है। ये बोलकर वो चली गई। धरा भी वापस अपने कमरे में आ गई। उसने देखा नील जा रहा था आज, पर उसने ध्यान नहीं दिया उस पर। वह जाकर सोफे पर बैठ गई। नील ने शेखर से सारा सामान ले जाने को कहा और खुद आनंद जी से मिलने के लिए रुक गया। आनंद जी लेटे हुए थे। उसने धरा से कहा, मैं जा रहा हूँ, सर से बोलना अगर वक्त मिला तो मैं उनसे मिलने ज़रूर आऊँगा। धरा ने सामने देखते हुए कहा, शुक्रिया, जितने दिन आप थे मेरे बाबूजी खुश थे, उसके लिए शुक्रिया, और मैं बता दूंगी उन्हें। नील ने उससे कहा, मैंने बस खुद को यहाँ रोकने के लिए एक सहारा लिया। वैसे शुक्रिया आपके बाबा का मुझे करना चाहिए, जो उन्होंने मुझे मना लिया। चलें, गुड बाय। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद धरा सोफे पर बैठ गई। शाम का वक्त, हॉस्पिटल। धरा हॉस्पिटल के बगीचे में बैठी हुई थी। शाम गहरा रही थी और ठंड बढ़ती जा रही थी। बहुत कम लोग ही वहाँ थे। उससे कुछ दूरी पर एक आदमी उसे देखे जा रहा था। उसके हाथों में एक पेपर और पेन था और वो गाड़ी से टिक के कुछ करे जा रहा था। तभी शेखर आया और वो उससे बोला, नील सर, सब हो गया है। नील ने कहा, गुड, चलें। ये कहते हुए उसने उस पिक्चर को कंप्लीट किया और उसे फोल्ड करके अपने जेब में रख लिया। नील आया था, पर ना वो आनंद जी से मिला और ना ही धरा से। वो बस बाहर खड़ा रहा। धरा भी रात में आनंद जी को दवा देकर वहीं सोफे पर बैठकर खाली बेड को देख रही थी। आज पहली बार था जब उसे एक अकेलापन महसूस हो रहा था। बहुत शांति थी इस कमरे में। उसे पहली बार नील की कुछ यादें आने लगी। वो उठी और उस बिस्तर पर बैठ गई। उसने खुद से कहा, बहुत अजीब थे आप, पर कुछ खास था आप में। ना रिश्ता ना कुछ, पर मेरे बाबा के होठों पर मुस्कान ला देते थे आप। आज आपके जाने से बाबा की मुस्कान भी कहीं चली गई और इस कमरे का शोर भी। पर अब अपनों ने साथ नहीं दिया तो दूसरों से क्या उम्मीद करूं? ये कहते हुए वो उसी बिस्तर पर सिरहाने से लग के आंख बंद कर लेट गई। सुबह हॉस्पिटल में उसकी आंख खुली तो देखा सुमन अंदर ही आ रही थी। धरा ने कहा, सुमन आ गई आप? जी दीदी, आपकी चाय लाए हैं। और नील भैया वो नहीं है क्या? उसके ये कहने पर वो बोली, कल उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। ये कहते हुए वो आनंद जी के पास गई और उनसे बोली, बाबा बाबा उठिए, सुबह हो गई। उसके कहने पर आनंद जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो फिर उन्हें हिलाकर बोली, पर तभी उनका हाथ नीचे लटक गया।
ये देखकर धरा के होश उड़ गए। सुमन ने बटन प्रेस किया और कुछ देर में डॉक्टर और नर्स दोनों आ गए। डॉक्टर ने देखकर कहा, सॉरी मिस कश्यप, आपके पापा को हम बचा नहीं सके, हमें माफ़ कर दीजिए। ये कहते ही धरा अपने बाबा के सीने से लगकर रोने लगी। सुमन उसे संभालने लगी। धरा की ज़िंदगी का आखिरी सहारा छीन लिया था आज भगवान ने। उसकी हालत देखकर वहाँ खड़े सभी की आंखों में आंसू थे। सुमन ने अपने पति को फ़ोन करके बुला लिया। धरा को उसने ही संभाल रखा था। आनंद जी के पार्थिव शरीर को घर लाया गया। आनंद जी को जानने वाले सब आए। धरा वहीं बेसुध सी बैठी हुई थी। उसके भैया भाभी भी ये सुनकर फ्लाइट पकड़कर दोपहर तक वहाँ थे। धरा ने ना उनकी तरफ देखा और ना ही उनसे कुछ बोला। वो सब आकर बस आनंद जी के बेजान शरीर के आगे रोए जा रहे थे। सुमन को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। जब आनंद जी को शमशान घाट ले जाया जा रहा था, तब जैसे ही उसके भाइयों ने कंधा देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो धरा ने कहा, रुक जाइए। उसके ये कहने पर वहाँ खड़े सब उसे देखने लगे। सोम ने कहा, क्या हुआ धरा, बाबूजी को शमशान घाट ले चलना है। धरा ने सुमन के पति की तरफ देखा और उससे बोली, अखिलेश भैया, आप मेरा साथ देंगे मेरे बाबा को शमशान घाट ले जाने में। उसके ये कहने पर अखिलेश ने रोते हुए हाँ कहा। जब धरा ने कंधा दिया तो बाकी लोग भी आ गए, लेकिन सोम और विक्रम को उसने रोक दिया था। सोम ने भी विक्रम से शांत रहने के लिए कहा। धरा शमशान घाट आई और मुखाग्नि भी उसी ने दी। सारा काम करके वो घर वापस आई और सारे लोग चले गए थे। सुधा को ये खबर पता चल गई थी और उसके दुष्ट ससुराल वालों ने उसे भेजना भी ज़रूरी नहीं समझा। वो वहीं रोते रोते टूट गई थी। तड़प के रह गई थी सुधा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी थी। धरा का घर था। शाम के वक्त धरा अपने बाबा के कमरे में उनके तस्वीर को लेकर पास बैठी हुई थी। सुमन और अखिलेश वहीं उसके पास बैठे थे। उसके भैया भाभी चारों बाहर हाल में बैठे हुए थे। सोम की पत्नी ने कहा, बाबूजी तो चले गए, लेकिन अब छोड़ गए इस घर को, अब इसका बंटवारा तो होना ही चाहिए। विक्रम ने कहा, बंटवारा क्यों भाभी? अरे सबको पता है 2 लोग हैं तो 2 लोगों का तो होगा ही ये घर, मेरा और भैया का, और बाकी कुछ भी जो है बाबूजी का वो भी 2 भाइयों का है। इसलिए इसमें पूछना नहीं, बस वकील को बुलाकर कागजात बना लेते हैं। क्यों भैया? जैसा आप लोगों को ठीक लगे, मैं तो आप लोगों के साथ ही हूँ। उसके ये कहने पर विक्रम वकील को कॉल करने लगा। विक्रम की पत्नी ने कहा, अरे लेकिन इस धरा का क्या करेंगे? तभी सोम की पत्नी बोली, क्या करेंगे? कमा रही है तो कुछ दिन उसे यहीं रहने देंगे, उसके बाद शादी निपटा कर उसे भेज देंगे। अब इतना तो नहीं रख सकते ना जवान लड़की को अपने पास। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या जवाब देंगे दुनिया वालों को? ठीक कहा तुमने भाभी। अरे इतनी बड़ी हो गई है, न जाने बाबा को कैसा लड़का चाहिए। मैंने तो कहा था मेरे चचेरे भाई से शादी करा दो, लेकिन नहीं, उन्हें तो ना जाने कौन सा राजकुमार चाहिए था। आज चले गए पर छोड़ गए इसे हमारे मत्थे पर मरने के लिए। उसकी ये बात पर सुमन अखिलेश के साथ धरा भी दरवाजे पर खड़ी सुन रही थी। धरा को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये उसके घर वाले थे। उसकी सगी भाभी भी सुमन धरा का हाथ पकड़कर वापस कमरे में लाई और उससे बोली, दीदी बुरा मत मानना, लेकिन ऐसे घर वाले भगवान दुश्मन को भी ना दें। अभी बाबूजी की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई और ये लोग, छी, कितने घटिया और गंदे लोग हैं। पर दीदी, अब आपको बाबूजी की कसम, जो इनके सामने आप कमज़ोर पड़ी। इस बार ना आप झुकेंगी और ना टूटेंगी। इस बार आप इन सबको जवाब देंगी, समझी दीदी? रात में सबने खाना खाया पर धरा ने नहीं। सुमन और अखिलेश तो वहाँ रुकना चाहते थे, लेकिन धरा ने उन्हें भेज दिया। धरा अपने बाबूजी के कमरे में ही लेट गई थी और पता नहीं किस पहर उसकी आंख लग गई। 5 दिन बाद सुबह का वक्त धरा का घर था। धरा सुबह उठकर नहा के स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी। वो अपना सामान रख ही रही थी कि तभी उसकी बड़ी भाभी आई और उससे बोली, धरा आप स्कूल जा रही हैं, नाश्ता बना दूँ? उसके ये कहने पर धरा ने बिना देखे ही कहा, नहीं भाभी, मुझे लेट हो रहा है। उसके ये कहने पर छोटी वाली भाभी बोली, वैसे बाबूजी के इलाज में खर्चा तो बहुत हुआ होगा। आप चिंता मत करें भाभी, आप सबको उसका बिल नहीं देने दूंगी, जो था मुझ तक ही रहेगा। ये बोलकर वो अपना बैग लेकर बाहर आई तो देखा वकील साहब आए हुए थे। उसने वकील साहब को देखकर कहा, आप?
जी मैं आनंद कश्यप जी का वकील हूँ। उन्होंने मरने से पहले अपनी वसीयत बनाई थी। मैंने जब सुना कि दूसरी वसीयत बन रही है तो मुझे यहाँ आना पड़ा इस बारे में बात करने और उनकी असली वसीयत लेकर। उनके ये कहने पर उसने अपने दोनों भाइयों को देखा। तभी सुमन भी अखिलेश के साथ आ गई थी। वकील ने कहा, अगर आपके पास वक्त हो तो क्या मैं बैठकर वसीयत सुना सकता हूँ। धरा कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी बड़ी भाभी बोली, अरे वकील साहब ये रुक कर क्या करेगी, इसे जाने दीजिए, बाद में हम बता देंगे इसे वसीयत के बारे में। तभी सुमन ने अंदर आते हुए कहा, अरे क्यों बड़ी भाभी, आप सब अगर सुनेंगे वसीयत तो दीदी को भी सुनने का पूरा हक है। क्यों वकील साहब, सही कहा ना मैंने? नहीं तो वकील साहब आप शाम को आइए तब दीदी भी होंगी। उसके ये कहने पर बड़ी वाली भाभी बोली, अरे नहीं रुक जाओ धरा। उनके कहने पर सुमन ने धरा को बैठाया और वो उसके बगल में खड़ी हो गई। वकील साहब ने वसीयत निकाला और उसे पढ़ने लगे। मैं आनंद कश्यप अपने पूरे होशो हवास में ये घर और मालती जी के गहने अपनी दोनों बेटियों के नाम करता हूँ। मेरे पास जो भी कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी दोनों बेटियों का होगा और गलती से भी मेरे बेटों ने उस पर हक जताया तो कानून से अनुरोध है वो उन पर कड़ी से कड़ी सज़ा मुअक्कल करे। धरा बेटा, आपको मेरी कसम, अपने बाबा की आखिरी बात मान लो। इस घर को और अपने माँ के गहनों को अपने भाइयों या भाभियों के हाथ में मत देना। अगर ऐसा किया तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। मेरी बच्ची हमेशा खुश रहना। ये कहते हुए वकील साहब रुके और उसे घर के पेपर और गहनों के सारे बॉक्स देकर चले गए। उनके जाने के बाद बड़ी भाभी बोली, बाबूजी ऐसा कैसे कर सकते थे? अरे आप दोनों उनके बेटे थे, ऐसे कैसे अपनी बेटियों को सब देकर चले गए? ये तो बहुत गलत किया। अरे ऐसे कैसे अपने बेटों को भूल सकते हैं? धरा ने सब कुछ लिया और खड़े होते हुए बोली, मिसेस सोम कश्यप जी मेरे बाबा के बेटे थे, हैं नहीं? वो तो उस दिन ही मर गए थे जिस दिन अपनी पत्नियों की बातों में आकर उन्होंने मेरे बाबा को अकेला मरने के लिए छोड़ दिया था। वो कितना तड़पे लेकिन आप सब में से कोई नहीं आया। पैसे देने की बात तो छोड़िए, आप सब ने तो उन्हें देखा भी नहीं, जाना भी नहीं कि वो कैसे हैं। एक फ़ोन नहीं किया और उनके मरते ही फ्लाइट पकड़कर चले आए क्योंकि प्रॉपर्टी और गहने चाहिए थे। अरे वो पिता रोते रोते इस दुनिया से गया। आप सब उसके अपने थे पर आप सब ने तो परायों से भी ज़्यादा बुरा बर्ताव किया। बहुत कुछ सहा उन्होंने पर कोई नहीं। अंत तक उनकी बेटी थी और यही बेटी आज उनकी कसम का, उनकी बात का मान रखेगी। सुमन, मेरे वापस आने तक मेरा घर इन मेहमानों से खाली हो। मैं इनकी परछाई भी अपने घर में नहीं देखना चाहती। और हाँ, इनके जाने के बाद मेरे घर को धो के गंगा जल छिड़क देना। मैं यहाँ बुरी चीज़ का वास नहीं होने दूंगी। ये बोलकर वो कमरे में गई और सारा सामान रखकर बाहर आई और स्कूल चली गई। उसके जाने के बाद सुमन ने कहा, अरे आप जैसे बेटों से तो बाबूजी बिना बेटे के सही थे। दीदी यहाँ एक एक पैसे जोड़ रही थी और आप सब अपनी ज़िंदगी में खुश थे। उस लड़की ने रातों की नींद, दिन का सुकून सब खत्म किया और आप चैन से सो रहे थे। वो बाप बेटों की झलक देखने के लिए बैठा इंतज़ार कर रहा था और उसके बेटे आए भी तो अपनी पत्नियों के साथ ये घर लेने। अरे थूकती हूँ मैं ऐसी औलादों पर जो अपने माँ बाबा के नहीं हो सके। अरे वो किसी और के क्या होंगे? पर याद रखना बड़ी भाभी और छोटी भाभी, बुढ़ापा सिर्फ बाबूजी का नहीं आया था, आप सबका भी आएगा और आप सबकी औलादें भी बड़ी होंगी। उस दिन आप सबके कर्मों का फल आप सब अवश्य भोगेंगे। जो जो दुख आप सब ने दीदी को और बाबूजी को दिया है वो सब ऊपर बैठा हुआ वो देख रहा है। सूद समेत देगा वो सब कुछ आप चारों को। और अब मेरी दीदी के घर से आधे घंटे में निकलिए। मैं दीदी के आने के पहले ये घर वापस से वैसा करूँगी जैसा बाबूजी के वक्त था। उसके ये कहने पर बड़ी भाभी और बाकी सब अपने अपने रूम में जाकर बैग पैक करने लगे। वो सब बैग पैक करके आए तो बड़ी भाभी ने कहा, मैं भी देखती हूँ कैसे वो इस घर को बना के रख पाएगी। एक वक्त आएगा जब वो इस घर को छोड़कर जाएगी, तब ये खंडहर बन जाएगा। और हाँ, कह देना खंडहर बस टूट के गिरने के लिए होते हैं और एक दिन उनके मलबे होते हैं। चलो जी, ये बोलकर वो वहाँ सबके साथ चली गई। उनके जाने के बाद अखिलेश ने कहा, ऐसी होती है औलाद तो मैं कहता हूँ अच्छा है हमें बेटा औलाद में नहीं मिला।
बताओ, जिस पिता ने खून पसीना एक करके इन्हें यहाँ तक पहुँचाया, उसे ही ये लोग ठोकर मार दिए। अरे देवी जैसी दीदी का दर्द भी ना दिखा, कभी खुश नहीं रहेंगे ये सुमन, कभी नहीं। ये कहते हुए वो रो दिया। सुमन ने उसका हाथ पकड़ लिया था। 20 दिन बाद शाम का वक्त धरा का घर था। धरा ने सुमन और अखिलेश की मदद से ही आनंद जी की 13वीं की थी। उसके बाद धरा ने खुद को संभाला था और वापस से स्कूल पढ़ाने के साथ ट्यूशन देने लगी थी। सुमन सुबह आकर काम करती और शाम को 4 बजे चली जाती। सुमन की बेटी भी धरा के पास ही पढ़ती थी। सुधा भी यहाँ वापस आ रही थी। उसने अपने पति से तलाक लेने का फैसला किया था, जो इस वक्त कनाडा में चल रही थी, इसलिए उसे आने में वक्त लग रहा था। धरा सुधा की मदद के लिए यहाँ से पैसे भेजा करती थी। धरा बच्चों को पढ़ाकर बस उठने ही वाली थी कि सुमन ने कहा, दीदी मैं छुटकी को लेकर जा रही हूँ। आपने मना किया था खाना बनाने को, इसलिए खाना नहीं बनाया, पर सब्जी बनाकर जा रही हूँ। आपको बाकी उसके साथ जो खाना हो बना लेना। ठंड बढ़ रही थी और धुंध भी। मैं निकलूँ नहीं तो रास्ता बहुत ख़राब हो जाएगा। ये बोलकर वो छुटकी अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसका बैग लेकर बाहर की तरफ निकल ही रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। सुमन ने खोला तो देखा सामने नील खड़ा था, सूट बूट पहने, आँखों पर काला चश्मा लगाए। सुमन उसे देखकर पहचान गई। उसने कहा, अरे साहब आप आइए, अंदर आइए। ये कहते हुए वो उसे अंदर ले आई। नील अंदर आते हुए घर को देखे जा रहा था। ड्राइंग रूम था जिसमें चिमनी जल रही थी, सोफे रखे हुए थे और आनंद जी की तस्वीर लटकी थी, उस पर चंदन हार था। सुमन ने अपनी बेटी से कहा, जाओ दीदी से कह दो उनसे मिलने कोई आया है। ये कहने पर उसकी बेटी भाग गई धरा के पास। सुमन उसे बैठाकर चाय पानी लेने चली गई। नील वहीं बैठा सब देखे जा रहा था। सुमन की बेटी आई और उससे बोली, आप बैठो, बुआ अभी आ रही हैं। ये बोलकर वो सुमन के पास भाग गई। सुमन ने लाकर चाय नाश्ता रखा और उससे बोली, साहब बुरा मत मानना, मुझे जाना होगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी जाने में। उसके ये कहने पर नील बोला, कोई नहीं आप जाइए, मैं वेट कर लूँगा। उसके ये कहने पर वो चली गई। वो जैसे ही गई वैसे ही बहुत सारे बच्चे भी बाहर आए और बाहर की तरफ निकल गए। नील उन्हें देखे जा रहा था। तभी धरा पीछे बगीचे वाला गेट बंद करते हुए बोली, कौन आया है सुमन? ये कहते हुए वो ड्राइंग रूम की तरफ आने लगी तो देखा सोफे पर कोई बैठा था। वो दूसरी तरफ आई तो देखा नील है। नील ने उसे देखा तो वो उठकर खड़ा हो गया। धरा ने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और उससे बोली, बैठिए। उसके कहने पर नील बैठ गया। धरा बोली, आपको मेरे घर का पता कैसे मिला? और शायद आप बाबा से मिलने आए हैं। लेकिन वो इतना ही बोल पाई थी कि नील ने कहा, मैं जानता हूँ, हॉस्पिटल गया था तो वहीं से पता चला, आपका एड्रेस भी वहीं से मिला तो आ गया। सॉरी मैं ऐसे आया। कोई बात नहीं, वैसे आपको पता है तो भी आप यहाँ आए? धरा की ये पूछने पर नील ने उसे देखते हुए कहा, मैं ये देखने आया था कि जो लड़की उस वक्त हिम्मत से लड़ रही थी आज वो कैसी है, टूटी तो नहीं है? अगर टूटी है तो क्यों? अगर नहीं तो शायद मैं गलत था कि आप कमज़ोर हैं। उसकी इस बात पर धरा ने उसकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक ऐसा इंसान जो उसे बस कुछ 1.5 महीने पहले मिला था, उसके बाबा के साथ उसका उतना कोई रिश्ता नहीं था, वो घर आया और उससे ऐसी बातें कर रहा था। वो समझना चाहती उस लड़के को जो उसके सामने बैठा था, जिसकी आंखों में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपनी सोच में थी कि तभी नील ने कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ मिलेगा खाने को? धरा उसकी इस बात पर आश्चर्यचकित हो गई। उसके ये कहने पर धरा जैसे सोच से बाहर आई हो और उससे बोली, जी क्या कहा आपने? मुझे भूख लगी है, कुछ मिलेगा खाने को? उसकी इस बात पर धरा उसे हैरानी से देख रही थी। उसने उठते हुए कहा, जी क्या खाएंगे आप? नील ने चाय सौसर में उड़ेलते हुए कहा, आपके हाथ का कुछ भी, जो भी आप खिला दें, पर पहले आप चाय पीजिए, बहुत ठंड है और आप थकी होंगी। उसने कप वाली चाय उसे दे दिया। धरा उसे खोई हुई देखे जा रही थी। उसे ये इंसान ना तब समझ आया था जब वो हॉस्पिटल में था और ना अब। नील ने उससे कहा, पकड़िए धरा। पहली बार उसने उसका नाम लिया था। धरा को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने आगे हाथ बढ़ाकर कप ले लिया। धरा नज़रों को नीचे किए हुए बस चाय पी रही थी।
उसने खुद से कहा, मैं एक अनजान इंसान के साथ बैठी हूँ, पर यह अनजान लगता नहीं, ऐसा क्यों? इसके आने से मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझ में घबराहट नहीं है, ये कैसे? यही सब सोचते हुए वो चाय ख़त्म कर रही थी। वो उठने लगी, तभी लाइट चली गई। वो गिरने को हुई अंधेरे में तो नील ने उसे बढ़कर पकड़ लिया। उसने कहा, संभल के धरा, रुकिए। ये कहते हुए उसने अपनी पॉकेट से लाइटर निकालकर जला दिया और उसमें उसके चमकते चेहरे को देखने लगा। धरा की निगाहें नीचे थी और नीचे देखे जा रही थी और नील की नज़र उसके चेहरे पर। नील ने कहा, कैंडल्स कहाँ है? उसके ये कहने पर धरा ने कहा, रुकिए मैं लाती हूँ। ये बोलकर वो आगे चलने लगी और नील उसके पीछे। ऐसा लग रहा था जैसे नील उस अंधेरे में भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो उसकी परछाई बनकर उसके साथ अब चलना चाहता था। धरा ने वहाँ के ड्रॉर से मोमबत्ती निकाली और उसे नील के हाथ में जल रहे लाइटर से जलाकर दूसरी मोमबत्ती भी जलानी। एक उसने वहीं रखा और दूसरी को अपने साथ ले ली। उसने कहा, आप बैठिए, मैं कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। नील ने उससे कहा, मैं यहाँ अकेले नहीं बैठूँगा, आप चलिए, मैं वहीं खड़ा रहूँगा। धरा उसकी बातों को उसे अब समझना चाह रही थी। वो कुछ नहीं बोली और आगे आगे चलने लगी। वो किचन में आई। उसने मोमबत्ती सेल पर रखा और अपने बालों को पीछे कर उसने शॉल बगल में रखा और साड़ी का पल्लू बगल में टाक कर उसने मोमबत्ती की रोशनी में देखा तो सुमन पनीर की सब्ज़ी बनाकर गई थी। उसने नील से कहा, पनीर की सब्ज़ी है, सुमन बना कर गई है, उसके साथ कुछ खाएंगे या कुछ और बना दूँ? ये कहते हुए वो फ्रिज खोलकर देख रही थी। नील उसके पीछे कुछ दूर खड़ा बोला, कुछ भी बना दीजिए, बस आपके हाथ का होना चाहिए। धरा उसकी इस बात पर थोड़ा खींच गई थी। उसने फ्रिज बंद करके कहा, मिस्टर शेखावत जी। नील ने उसे टोकते हुए कहा, नील, मेरा नाम नील है, आप मेरे नाम से मुझे बुला सकती हैं। और हाँ, चावल बना दीजिए आप, मैं खा लूँगा। उसके ये कहने पर धरा चावल बनाने के लिए चावल निकालने लगी। नील वहीं दूसरी तरफ शेल्फ से लगा खड़ा था। धरा चावल बनाने के लिए रख चुकी थी। उसने चावल रखा और खड़ी हो गई। दोनों ही खामोश खड़े थे। ना धरा कुछ बोल रही थी और ना ही नील, पर नील बस उसे देखे जा रहा था। उसने सिगरेट निकाला और उसे लाइटर से जलाकर पीने लगा। सिगरेट पीते हुए भी वो धरा को ही देख रहा था। धरा को अब नील की नज़रें परेशान कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नील ऐसे घर आया और खाना खाने की बात किया, उस पर से वो उसके साथ वहीं है, क्यों? ये सवाल उसके मन में था। इधर नील उसे देखे जा रहा था। उसने मन में कहा, वही खामोश सा चेहरा और उस पर वही थकान, पर इस थकान में कुछ सुकून है। आंखों में वही खालीपन, पर कुछ वक्त से बहुत से सवाल उमड़ने लगे। बहुत कुछ जानना है आपको और मुझे भी कहना है, पर कैसी ये नहीं पता। इन दोनों मेरे दिल में कुछ अजीब सा है। मैं खुद को खुद से जुदा पाता हूँ और तुमसे जुड़ा पाता हूँ। तुम्हारे इस खामोश चेहरे पर खुशी भर देना चाहता हूँ। वीरान हो चुकी ज़िंदगी में सुर लाने को दिल चाहता है। ये सिमटे हुए हाथों को खोल के अपने हाथों में थामने को दिल चाहता है, लेकिन क्यों, बस यही नहीं पता चलता। ये सोचते हुए वो उसे देखे जा रहा था। धरा ने उससे कहा, रसोई में सिगरेट नहीं पीते हैं मिस्टर शेखावत, बहुत रिस्की होता है। वैसे तो ये ज़िंदगी के लिए भी रिस्की ही होता है, पर वो आपकी पर्सनल लाइफ का मैटर है। नील ने उसकी बात पर सिगरेट को सिंक के सामने किया और उस पर पानी गिरा के बुझाकर उसे बाहर फेंक दिया। धरा ने चावल बनाया और उससे बोली, आप बैठिए शेखावत साहब, मैं लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो पतीले में चढ़े चावल का पानी पूरा गिरा के उसे वापस से ढका हुआ छोड़कर कुछ देर खड़ी रही, लेकिन नील था कि उसे छोड़कर जा ही नहीं रहा था। धरा ने चावल निकाला 2 प्लेट में और कटोरी में सब्ज़ी। दोनों में चम्मच रख कर वो वहीं किचन के कुछ दूरी पर रखे डाइनिंग टेबल के पास आई और प्लेट रख कर नील से बैठने के लिए कहा। वो एक मोमबत्ती यहाँ भर जला कर भी रख दी थी। नील ने कोट उतार कर रख दिया और टाई की नोट ढीली करते हुए उसे निकाल दिया। उसने अपने शर्ट की बाजू को फोल्ड किया और उसके बाद बैठ गया। बहुत प्यार से वो खाना खा रहा था। धरा उसे खाते हुए देखकर बस सोच रही थी। उसने भी खाना खाया और प्लेट उठाकर दोनों का धोने के लिए चली गई। नील उसके साथ वहीं किचन के गेट पर खड़ा उसे देखे जा रहा था। जब धरा ने बर्तन साफ कर लिया तो उसने कहा, कॉफ़ी मिलेगी? धरा ने उसकी तरफ देखा और कॉफ़ी बनाने के लिए पतीला रख दिया। वो कॉफ़ी बना कर ले आई।
उसने बाहर आकर बगीचे वाला गेट खोला। वहाँ से कुछ रोशनी अंदर आई। नील वहीं दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठ गया। धरा उसके बगल में खड़ी थी। ठंडी हवा कभी तेज़ हो जाती और कभी धीमी। नील खामोश कॉफ़ी पी रहा था। नील ने कहा, आप अपने बाबा से बहुत प्यार करती थी ना? धरा ने कहा, जी, वही तो थे जिन्होंने मुझे माँ का प्रेम दिया। दीदी और बाबा ही थे जिन्होंने कभी अकेला नहीं छोड़ा। दीदी के जाने के बाद उन्होंने मेरा ख्याल रखा और मैंने उनका, क्योंकि और कोई तो होकर भी नहीं था। मैं और बाबा एक दूसरे के लिए थे, पर खुश थे। अपनी छोटी सी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। ये घर बाबा ने अपनी नौकरी के मिलने के कुछ 2 साल बाद बनवाया था और उसके ठीक 2 साल बाद दीदी पैदा हुई थी। बहुत खुश थे सब। बहुत सी यादें हैं इस घर में और बहुत से एहसास। ये कहते हुए वो भी उसके बगल में बैठ गई थी। नील ने उससे कहा, आपकी दीदी वो नहीं आई? कुछ दिनों में आ जाएंगी और इस बार कहीं नहीं जाएंगी, कभी भी नहीं। ये कहते हुए वो सामने देखे जा रही थी। नील ने कहा, आपके बाबा बहुत अच्छे थे। मैंने बहुत कम वक्त बिताया लेकिन बहुत अच्छा लगा था। उस वक्त पता चला एक पिता क्या होता है, उसका समझाना क्या होता है। वरना मेरे पिता ने कभी मेरी माँ का साथ नहीं दिया तो मेरा क्या देते। उसके ये कहने पर धरा उसकी तरफ देखने लगी, पर इस बार नील सामने देखे जा रहा था। नील ने उसके बिना पूछे कहा, मेरी माँ मेरे पिताजी से बहुत प्यार करती थी। उनकी अरेंज मैरिज थी, पर मेरे डैड उस शादी को नहीं चला पाए। मेरी माँ ने पूरा एफर्ट लगा दिया, पर वो उसका साथ नहीं दे पाए। मैं बड़ा हुआ तो मुझे हॉस्टल में डाल दिया मेरी माँ ने। माँ से पापा ने तलाक ले लिया था और मेरी कस्टडी मेरी माँ को दे दिया गया। पर मेरे पापा मुझसे मिलने आते, मुझे बहुत कुछ देते, लेकिन मुझे जब पता चला कि उन्होंने मेरी माँ को छोड़ दिया है और किसी और औरत से शादी कर ली तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं उस दिन से उनसे ना मिला और ना ही उनके पास गया। मुझे नहीं पता आज वो कहाँ हैं, कैसे हैं। माँ ने भी एक आदमी से लंदन में शादी कर ली और वहीं सेटल हो गई। उनसे मेरा रिश्ता जो था वो वही रहा, पर कुछ बदल गया। मैं बड़ा हुआ और उसके बाद अपनी पढ़ाई ख़त्म कर अपना बिजनेस डाला और कुछ ही सालों में बड़ा आदमी बन गया। पर मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ पैसे और नाम के। ये कहते हुए भी वो सामने ही देखे जा रहा था। धरा खामोश उसकी बातें सुने जा रही थी। धरा ने उससे कहा, क्या आपके पिता ने कभी आपकी माँ पर हाथ उठाया था? उसके इस सवाल पर नील उसे देखने लगा। उसने कहा, नहीं, मुझको जहाँ तक पता है रिस्पेक्ट दिया था। हाँ, जब तक वो साथ थे मेरे पापा ने कभी मेरे माँ को किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। धरा ने कहा, मिस्टर शेखावत साहब, जो इंसान आपकी माँ को रिस्पेक्ट तब देता है जब वो उससे प्रेम नहीं करता था। सोचिए, अगर वो प्रेम कर लेता तो क्या कर लेता। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर आपके पिता ने उन्हें क्यों छोड़ा और क्यों उन्होंने दूसरी शादी की। क्या पता आपकी माँ से जो उनकी शादी हुई वो मजबूरी हो, लेकिन फिर भी उस मजबूरी ने भी उन्होंने आपकी माँ को सम्मान दिया और उन्हें उनकी मर्जी से रहने दिया। यहाँ तो लोग दावे करके मुकर जाते हैं और पत्नी को न जाने क्या समझ लेते हैं। आपके पिता एक बहुत अच्छे इंसान थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने आपकी माँ की इज्जत की और उनसे झूठ नहीं बोला। उन्होंने उन्हें तलाक देकर ठीक किया था। एक घुटन भरे ज़िंदगी जीने से अच्छा उससे आज़ाद होना होता है। आज आप दोनों खुश हैं। आपकी माँ भी सब भूल गई और मुझे लगता है वो इसलिए भूल गई क्योंकि उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो बुरी हो, बस इससे कि उनका तलाक हुआ। तलाक तब ले लेना चाहिए शेखावत जी जब आपको लगे कि अब ये रिश्ता दम तोड़ रहा है और इसमें कुछ नहीं बचा। मजबूरी के रिश्ते कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ दर्द के। मैं एक बात कहूँगी, आप एक बार अपने पिता से मिलिए, उनसे बात करिए, जानिए आखिर क्या बात थी, सच क्या था। क्योंकि ऐसे बिना सच जाने बस उन्हें गुनहगार मान लेना यह तो ठीक नहीं है। नील उसकी बातों को सुन रहा था। दोनों की इन बातों के बाद एक खामोशी ने आकर फिर घेर लिया। नील वहीं बैठा हुआ था। कुछ देर बाद उसने देखा तो धरा दरवाजे से सर लगाए बैठी सो गई थी। नील ने उसे देखे और उसके चेहरे पर आई लट को हटा दिया और उसे देखने लगा। बहुत प्यारा लग रहा था उसका चेहरा। उसने उसे गोद में उठाया और लाकर कमरे में लिटा दिया। उसने उसे कंबल ओढ़ाया और उसके बगल में बैठकर उसे देखने लगा। उसने उसे देखते हुए कहा, खामोश रहती हो तो लगता है जैसे कभी कुछ कहा ही ना हो, पर आपकी बातें बहुत असर करती हैं मुझ पर।
अजीब है मेरे लिए ये सब धरा, न जाने क्यों ये नील तुम्हारी बातें सुनना चाहता है, तुम्हें देखते रहना चाहता है। लेकिन इस वक्त मुझे एक काम करना है और इसके लिए आपसे दूर जाना होगा। लेकिन डोंट वरी, आप तक कोई मुसीबत ना आए इसके लिए कुछ करूँगा। और हाँ, बहुत जल्द आपके पास वापस आऊँगा। ये बोलकर वो उसके कमरे से निकलकर बाहर आया और सोफे पर बैठ गया। सुबह धरा उठी और उसने देखा कि सुबह हो गई है। उसे नील की याद आई तो वो उठकर जल्दी से बाहर आई, लेकिन उसे ड्राइंग रूम में कोई नहीं दिखा। तो वो दूसरे कमरे में गई, वहाँ भी वो नहीं था। तभी उसे एक पेपर के फड़फड़ाने की आवाज़ आई। उसने सोफे के पास जाकर देखा तो एक पेपर खुला था जो हवा से उड़ रहा था और एक पेपर फोल्ड करके रखा हुआ था। उसने दोनों को उठाया। उसने फोल्ड वाले पेपर को दूसरे हाथ में पकड़ा और कुछ खुले हुए पेपर को पढ़ने लगी। धरा, सॉरी, मैं आपको बता के नहीं जा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आया कि आपसे क्या बोलूँ। वैसे भी आप गहरी नींद में थी और सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए उठाया नहीं। कल आपकी बातों को सुनकर लगा क्यों ना कुछ ठीक किया जाए, इसलिए मुझे मुंबई जाना है। मैं सब ठीक कर पाया तो वापस जल्द आऊँगा, क्योंकि आपसे भी बहुत कुछ कहना है। आप अपना ख्याल रखना। वैसे आपको अकेले नहीं छोड़ रहा हूँ, इसलिए आप घबराना मत। आपको जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं आपके पास रहूँगा। अभी के लिए इतना कुछ दे रहा हूँ आपको, देखकर बताना कैसा है। बाय। ये पढ़कर उसने फोल्ड किया पेपर खोला और उसमें जब अपनी बनी तस्वीर देखा तो वो हैरान थी। पेपर के लास्ट में लिखा था, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव गर्ल इन माई लाइफ। धरा ये पढ़कर हैरान परेशान थी। उसके हाथ में नील का छोड़ा हुआ लेटर था और उसकी बनाई धरा की तस्वीर। उसने दोनों को फोल्ड करके अपने पास रख लिया। आज संडे था तो छुट्टी थी। उसने पहले नहाया, उसके बाद पूजा कर तुलसी में जल चढ़ाया। ये सब होने तक सुमन आ गई। उसने अंदर आकर सफाई की और फिर नाश्ता बनाने में लग गई। धरा सोफे पर बैठी बस नील की बातों को ही सोचे जा रही थी। 1 महीने बाद सुधा अपने पति से डिवोर्स लेकर शिमला आ गई थी। उसने एक जॉब खोज ली थी। सुधा ने यहाँ आकर अपना सारा दर्द धरा से बताया था। सुमन भी सुधा को सब बताई जो यहाँ हुआ था, क्योंकि धरा तो बताने से रही। सुधा को भी अपने भाइयों और भाभीयों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर धरा ने उससे कहा था कि जो हुआ उसे भूल कर आगे बढ़िए। और उसने ये भी कहा था कि वो और सुधा मिलकर इस घर को खंडहर नहीं होने देंगे, और इसी में दोनों लग गए। सुधा ने MBA कर रखा था। उसने बचे हुए पैसों से एक बिजनेस खोलने की बात की। धरा से उसने कहा, धरा क्यों ना एक स्टोर खोला जाए, मुझे लगता है हम चला लेंगे। धरा ने कहा, आपको अगर लगता है तो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जगह चाहिए और बहुत सारे सामान। उसके लिए क्या करेंगे? सुधा ने उसके पास बैठते हुए कहा, उसकी चिंता मत करो, मैंने सब सोच लिया है। एक बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया है, अगर मिल जाता है तो 2 महीने में सब हो जाएगा और मैं अपना स्टोर खोल लूँगी, वरना तू लोन भरेगी। ये बोलकर वो हंस दी तो धरा उसे मुंह खोले देख रही थी। सुमन भी बगल में खड़ी हुई उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। सुधा के आने से धरा अब मुस्कुराने लगी थी, पर एक इंतज़ार न जाने कहाँ से उसके दिल में घर कर गया था। न चाह के भी वो नील का इंतज़ार कर रही थी। हर रात उस खत को पढ़ती और उसे उठाकर अपने बिस्तर के बगल में रखे ड्रॉर में रख देती। हर हंस गहराती तो वो आकर पीछे वाले गेट के दरवाजे पर बैठ जाती। ऐसा लगता जैसे वो उसे सुकून दे रहा है। कुछ सवालों के जवाब थे जो उसे चाहिए था। पहला सवाल ये था कि कौन था जिसने हॉस्पिटल में पैसे दिया था। सुधा अपने स्टोर को बनाने में लग गई थी। उसे बैंक से लोन लेना था तो वो उसमें लग गई। धरा हॉस्पिटल में जिसने पैसे दिए उस शख्स को जानने में लग गई। सुमन सुधा का पूरा साथ दे रही थी। अखिलेश भी वक्त मिलने पर आ जाता था। इसमें कोई दो राय नहीं थी कि सुमन अखिलेश अपने सगे ना होकर भी उन दोनों के लिए सगे से बढ़कर थे। सुधा का लोन फाइनल होने में 1 महीने लग गया था, पर जब उसे मिला तो उसने तुरंत स्टोर का काम शुरू किया। धरा भी उस स्टोर को बनाने में उसकी मदद कर रही थी। धरा हॉस्पिटल जाकर हमेशा जानने की कोशिश करती थी कि वो आदमी कौन था जिसने उसकी मदद की, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया था। स्टोर आधा बनकर तैयार था, बस कुछ दिनों में पूरा बन जाने वाला था। लेकिन स्टोर के लिए सामान लाना था और सामान लेने के लिए सुमन और धरा ने सोचा क्यों ना वो दोनों जाकर ये काम करें।
सुमन धरा के साथ रोज़ मार्केट जाती और सामान के लिए पता करती, लेकिन उन्हें सामान ठीक से मिल नहीं रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। धरा घर आई तो सुधा नेट पर कुछ चेक कर रही थी। उसने उससे कहा, धरा, हमें सामान कम दाम में मिल सकता है, लेकिन उसके लिए दिल्ली जाना होगा। वहाँ एक जगह है जहाँ पर कम दाम पर चीज़ें मिलती हैं और बहुत अच्छी होती हैं। क्या बोलती हो? उसके ये कहने पर धरा बोली, ठीक है, फिर वहीं चलते हैं। आप नहीं जा रही हैं, आप यहीं रहिए और अपना स्कूल देखिए, मैं सुमन को ले जाती हूँ। वहाँ उसे वैसे भी अपने एक रिलेटिव्स के यहाँ जाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि उनके साथ ही चली जाऊँ। वो लोग मेरी मदद भी कर देंगे, क्या कहती हो? उसके कहने से पहले ही सुमन ने कहा, अरे दीदी, इनसे क्या पूछ रही हैं आप? चलिए, हम आपको ले चलेंगे। अखिलेश आपको पूरा जगह दिखला देगा और साथ होंगे तो चीज़ें भी अच्छी मिल जाएंगी। उनकी बात पर धरा भी मान गई। उसने कहा, दीदी, शायद मुझे मुंबई जाना पड़े, एक काम है। अगर आप आ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। ओके? पर मुंबई क्यों? स्कूल की तरफ से जाना है? सुधा के ये पूछने पर वो बोली, जी मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगी। उसकी बात पर सुधा ने हाँ कह दिया। 2 दिन बाद सुधा सुमन के साथ दिल्ली के लिए निकल गई, लेकिन धरा उस आदमी के बारे में जानने के लिए लग गई। इस बार उसने ठान लिया कि वो उस आदमी के बारे में जान कर रहेगी। वो हॉस्पिटल में जाकर रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बोली, मैम। उसे देखते ही वो बोली, आप फिर? मैं आपको कैसे समझाऊं मिस कश्यप कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ, इसलिए प्लीज़ आप मत आया करिए। जितना बताया उतने पर ही मुझे डांट पड़ गई थी, प्लीज़ आप जाइए। उसके ये कहने पर वो बाहर आई और बगीचे में बैठ गई। शाम ढल रही थी और वो वहीं बैठी रही। तभी वहीं नर्स उसके पास आई, जो उसके पिता की देखभाल के लिए थी। उसने उसके बगल में बैठते हुए कहा, उसका नाम साहिल शेखावत है, ये उसका एड्रेस है और मुंबई में रहता है। धरा ने उसके हाथ से पेपर लिए और उससे बोली, मुझे यहाँ कोई नहीं बता रहा था उनके बारे में, आप क्यों बता रही हैं? इससे आपकी नौकरी खतरे में नहीं आ सकती है? कुछ नहीं होगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा। वैसे तुम जाकर मिलना चाहो तो मिल सकता है, लेकिन वहाँ सब उसे मिस्टर शेखावत के नाम से जानता है, तो तुम जाना और मिलना तो मिल लेना, मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो चली गई। धरा उस पेपर को खोल कर देखी तो वो एक ऑफिस का नंबर था। वो उठी और घर के लिए निकल गई। घर आकर उसने सोचा, उसके बाद उस पेपर को उठाकर संभाल कर रख दिया। उसे स्कूल से छुट्टी चाहिए थी, जिसके लिए पहले उसे बताना था, पर उसने ठान लिया था कि वो मिल कर रहेगी और उस आदमी का शुक्रिया अदा करेगी। वो कपड़े बदल कर किचन में आई तो उसे नील के साथ का वो वक्त याद आने लगा। वो समझ नहीं पाई उस वक्त वो क्या था, क्यों नील उससे सब हक से कह रहा था। कुछ वक्त का ही तो मुलाकात था वो। उस मुलाकात में कहाँ कुछ बात हुई थी, तो उसका मुझसे ऐसे बात करना, मुझसे मिलने आना, मेरा उस पर इतना भरोसा करना क्यों था ये? और क्यों मेरे दिल में एक इंतज़ार है, किसका? उसका, जिसे मैं ठीक से नहीं जानती या जानती हूँ। 2 महीने हो रहे हैं, लेकिन वो आदमी ना कभी फ़ोन किया ना मिलने आया, क्यों? ये सब सोचते हुए वो अपने लिए कुछ बना चुकी थी, पर जैसे उसका खाने का मन नहीं था, वो वहीं उस जगह आकर बैठ गई जहाँ वो नील के साथ आकर बैठी थी। एक तरफ धरा थी, जिसके जहन से नील जा नहीं रहा था, और नील था, उसका अता पता ही नहीं था। धरा कुछ देर बैठी रही, फिर बिना खाए आकर सो गई। वो सुबह उठकर स्कूल गई और उसने सबसे पहले एप्लीकेशन डाला लीव के लिए, पर उसे वो 15 दिन बाद मिल रही थी। उसने तब तक रुकना ठीक समझा। 5-6 दिन में सुधा भी वापस आ गई थी। सुधा ने धरा को बताया कि काम हो गया है, 2 दिन बाद सारा सामान आ जाएगा, और वैसा ही हुआ। सामान आया और उसे स्टोर में अच्छे से लगाया गया। अब सुमन घर के साथ स्टोर भी संभालती थी। स्टोर चलने लगा था। सुधा अब खुश थी, वो अपने पैरों पर खड़ी थी और उसके पास अपना कहने के लिए कुछ था। 15 दिन बाद धरा मुंबई के लिए रवाना हो गई। एक दिन सुधा धरा के जाने के बाद उसके कमरे की सफाई कर रही थी। उसने ड्रॉर में उसके बिस्तर पर रखे पेपर को उसमें रखने के लिए जैसे खोला, वैसे उसकी नज़र एक पेपर पर गई जो बहुत संभाल के रखा गया था। उसने पेपर उठाया और उसे खोला तो उसमें एक पेपर नीचे गिर गया। सुधा ने उस पेपर को उठाकर देखा तो वही पिक्चर वाला पेपर था जिसे नील ने बनाया था। उसने उस पर लिखा हुआ पढ़ा और उसके बाद दूसरे पेपर को पढ़ा। उसे समझ नहीं आया आखिर ये कौन है, क्योंकि इसके बारे में कभी सुधा ने नहीं सुना था। यहाँ तक उसने ये नाम भी नहीं सुना था।
वो सब रख कर बाहर आई और सारा काम करके स्टोर में चली गई। वहाँ अब 2 आदमी और काम करने लगे थे। सुधा सुमन के पास गई और उससे बोली, सुमन 1 मिनट इधर आओ। उसके कहने पर सुमन उसके साथ बाहर आई और उससे बोली, जी दीदी। सुमन, ये नील कौन है? उसके मुंह से ये नाम सुनकर सुमन ने कहा, नील साहब तो बाबूजी के साथ ही हॉस्पिटल में थे। ये कहते हुए उसने सारी बात बता दिया। सुधा ने कहा, कभी घर आए हैं क्या? हाँ, एक बार आए थे, उसके बाद कभी नहीं दिखाई दिए। पता नहीं क्या हुआ, 2 महीने से ज़्यादा हो रहा है, पर वो ना आए ना उनके बारे में सुना। सुमन के इस बात पर सुधा सोचने लगी। शाम तक सुधा काम करती रही और जब रात में घर आई तो धरा ने खाना बना दिया था। धरा ने उसे देखकर कहा, दीदी आप आ गईं, चलिए कपड़े चेंज कर लीजिए, फिर साथ में खाते हैं। ये कहते हुए वो टेबल पर सब रख रही थी। सुधा ने उससे कहा, नील कौन है धरा? उसकी इस बात पर धरा उसे देखने लगी। सुधा ने कहा, कौन है नील और उसके साथ आपका क्या रिश्ता है? धरा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, पता नहीं दीदी, अचानक से वो मुझे हॉस्पिटल में मिले। उसके बाद वो बाबा के साथ घुल मिल गए। जब तक वहाँ रहे बाबा के होठों पर एक मुस्कान थी। वो उनके साथ हर शाम चेस खेलते। उसके साथ उसकी बातों में बाबा सब भूल जाते। पर फिर एक दिन वो चले गए। मेरी कोई ज़्यादा बात नहीं हुई थी उनसे, लेकिन एक बार वो फिर आए। बाबा के मरने के 15-20 दिन बाद वो आए और मुझसे कुछ नहीं बोले, बस कहें मुझे आपके हाथ का खाना खाना है। पूरे वक्त मेरे साथ किचन में खड़े रहें, मेरे हाथ का बना खाना खाया। मैंने बर्तन साफ़ किया तो भी खड़े रहें। कॉफ़ी दिया तो मेरे साथ आकर वहाँ बैठ गए। फिर अपने बारे में बताएं। मेरी सुनी और अगली सुबह मेरी आँख खुली तो वो नहीं थे, जा चुके थे। बस मेरे लिए खत और एक पिक्चर जो उन्होंने बनाई थी। आज तक ना उनका फ़ोन आया और ना ही वो खुद आए, और शायद कभी आने वाले नहीं हैं। इसीलिए ये बात अब हमने सोचना छोड़ दिया है। उसके ये कहने पर सुधा ने कहा, कभी कभी ज़िंदगी का एक पन्ना ऐसा होता है धरा, जिसे रखने से खुद को दर्द होता है। हम चाहेंगे आप जो भी करें सोच समझ कर करें। आइए खाना खाते हैं। ये कहकर वो वैसे ही बैठ गई। धरा ने उससे कहा, कल हम सवेरे की ट्रेन से मुंबई के लिए निकल रहे हैं, कुछ दिनों में आ जाएंगे। सुधा ने सुनकर हाँ कह दिया था। धरा अगले दिन मुंबई के लिए निकल गई। सुधा अपने स्टोर को देखने में बिजी हो गई। धरा जब उसके अगले दिन दोपहर को मुंबई पहुंची तो उसने होटल फ़ोन करके गाड़ी मंगवा ली थी। गाड़ी कुछ वक्त में आई तो वो उसमें बैठकर होटल के लिए निकल गई थी। मुंबई का मौसम ख़राब था। वहाँ काले बादल घिर रखे थे, हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी बारिश हो जाएगी। धरा मुंबई को देखते हुए होटल पहुँच गई थी। उसने जाकर चेक इन किया और उसके बाद अपने कमरे में बैठकर सुधा को फ़ोन कर पहुँचने का बता दिया। धरा ट्रेन के सफ़र से काफ़ी थकी हुई थी। उसने पहले नहाया, जाकर रेडी हुई और लेट गई। उसकी नींद जब खुली तो उसने देखा बाहर बारिश हो रही थी और वो भी हवा के साथ। उसने घड़ी देखी तो उसमें 7 बज रहे थे, मतलब वो काफ़ी देर सो गई थी। उसने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया और बालकनी का दरवाज़ा खोलकर बारिश को देखने लगी। कुछ देर में उसका खाना आया और उसने खाना खाकर उस आदमी के लोकेशन के बारे में देखा। उसने सब लिखा और वापस से लेट गई। अभी भी थकान थी, पर न जाने क्यों जहन में किसी से मिलने की ख्वाहिश जाग गई थी, और वो था नील। उसे पता था नील इसी जगह है, लेकिन कहाँ ये बात उसे नहीं पता था। कुछ भी तो नहीं था उसके पास, उसका ना पता ना फ़ोन नंबर, बस एक नाम था। उसे लेकर कहाँ जाती? सुबह का वक्त था। होटल में धरा की आँख आज कुछ लेट खुली थी। उसने घड़ी देखा तो वो 9 बजा रहे थे। उसने कहा, बाप रे, इतना सो गए हम, जल्दी करो धरा, पता चला आज हम मिल भी ना पाएँ। उसके ये कहते हुए उसने अपने कपड़े लिए और वॉशरूम में चली गई। वो बाहर आई और अपने बालों को सलीके से कर साड़ी का पल्लू ठीक करके वो अपना बैग और ऑफिस का पता लेकर नीचे रिसेप्शन पर गई। उसने सामने खड़े आदमी से कहा, एक्सक्यूज़ मी, मुझे इस एड्रेस पर जाना है, क्या आप एक टैक्सी अरेंज करवा देंगे प्लीज़? पर मैम, इस वक्त तो बारिश हो रही है, कैसे जाएंगी आप? कुछ देर वेट कर लो। उसके ये कहने पर वो बोली, नहीं प्लीज़ आप टैक्सी अरेंज करवा दीजिए, मैं चली जाऊंगी, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। उसकी जिद पर रिसेप्शन पर खड़े उस लड़के ने टैक्सी कर दी। उसके आने पर धरा उसमें बैठकर निकल गई। बारिश कम होने लगी थी, लेकिन बादल वैसे ही घिरे हुए थे और हवा भी चली जा रही थी।
कुछ 2 घंटे में वो उस ऑफिस के सामने थी। बड़ी सी बिल्डिंग के सामने जब कार आकर रुकी तो धरा ने उसे पैसे दिए और उससे जाने के लिए कहा। धरा अंदर आई और उसने वहाँ खड़े गार्ड से पूछा, मिस्टर शेखावत कहाँ होंगे? उसने कहा 18th फ्लोर पर उनका ऑफिस है मैम, इधर से चले जाइए, लिफ्ट इधर है। उसके बताने पर धरा उसे थैंक यू बोलकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। वो अंदर आई, लिफ्ट के और बटन प्रेस करके खड़ी हो गई। जब वो ऑफिस से बाहर आई तो उसने अंदर जाकर रिसेप्शनिस्ट से कहा, हेलो मैम, मेरा नाम धरा कश्यप है, मैं शिमला से आई हूँ, मिस्टर शेखावत से मिलना था, क्या प्लीज़ आप उन्हें इन्फॉर्म कर देंगी? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, आपका अपॉइंटमेंट है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर प्लीज़ एक बार आप उन्हें इन्फॉर्म कर दें। अगर वो नहीं मिलना चाहेंगे तो मैं अपॉइंटमेंट आज ले लेती हूँ। प्लीज़ एक बार देख लें, मैं बहुत दूर से आई हूँ। धरा की बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने कहा, वैसे तो वो किसी से ऐसे मिलते नहीं हैं बिना अपॉइंटमेंट के। ओके, मैं देखती हूँ, आप वेट कर लें। उसके ये कहने पर धरा वहाँ खड़े होकर वेट करने लगी। वो थोड़ा बहुत भीग गई थी। उसने अपने बैग से अपना रुमाल निकाला और उससे अपने भीगे हुए चेहरे और बालों को साफ करने लगी। इधर जब मिस्टर शेखावत के पास फ़ोन गया तो उसके असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो। उधर से रिसेप्शनिस्ट ने कहा, गुड आफ्टरनून सर, वो कोई धरा कश्यप आई हैं सर से मिलने के लिए, क्या मैं उन्हें बोलूँ रुकने को? असिस्टेंट ने कहा, उन्हें बाद में आने के लिए कहो, बोलो अभी आज सर नहीं मिल पाएंगे, कुछ देर में वो मीटिंग के लिए निकल रहे हैं। सर वो बोल रही है कि वो बहुत दूर से आई हैं उनसे मिलने, एक बार देख लें। इस बार उसके ये बोलने पर वो बोला, जो कहा है वो करिए, आप बोलिए कि कल आए वो। उनके ये कहने पर रिसेप्शनिस्ट ने फ़ोन रख कर कहा, मैडम आप कल आकर देख लें, सर अभी मिल नहीं पाएंगे। धरा ने कहा, ओके ठीक है, आप हो सके तो कल की अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दें, मैं कल आ जाऊंगी, ये मेरा नंबर है। ये कहते हुए उसने एक पेपर पकड़ा दिया। रिसेप्शनिस्ट ने हाँ कह दिया तो धरा जाने लगी। उधर मिस्टर शेखावत के आदमी ने फ़ोन रखा तो उससे मिस्टर शेखावत ने पूछा, कौन था? सर कोई धरा कश्यप आई थी, बोली आपसे मिलना चाहती हैं, मैंने कह दिया आपके पास वक्त नहीं है। उसके ये कहने पर मिस्टर शेखावत ने कोट का कॉलर ठीक करते हुए हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो कोई और नहीं बल्कि नील था। उसने उससे कहा, क्या कहा तुमने? धरा कश्यप, धरा यहाँ आई है? ये बोलकर वह बाहर की तरफ भागा। उसे बाहर निकलते देखकर उसका सारा स्टाफ खड़ा हो गया। वो भागकर रिसेप्शनिस्ट के पास आया और उससे बोला, वो कहाँ है जो आई थी, वो कहाँ है? उसने कहा, सर वो तो चली गई, मैंने उन्हें कल आने के लिए कहा है। कब गई? उसके ये पूछने पर वो बोली, जी बस अभी कुछ वक्त हुआ। उसकी बात सुनकर नील भागते हुए लिफ्ट की तरफ गया। उसने देख लिया था धरा लिफ्ट में घुस रही थी। वो आवाज़ देता तब तक धरा अंदर चली गई थी और लिफ्ट बंद होकर नीचे की तरफ जा रही थी। उसने देखा तो लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर जा रही थी। वो सीढ़ियों से भागते हुए नीचे की तरफ गया, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचता उससे पहले ही धरा टैक्सी रोक कर उसमें बैठकर निकल गई थी। वो बारिश में भीगे हुए खड़ा उसकी गाड़ी को जाते हुए देख रहा था। उसके सामने से धरा चली गई थी और वो कुछ नहीं कर पाया था। शेखर छतरी लेकर आया और उसके सर पर कर दिया। नील ने सामने देखते हुए कहा, पता करो कहाँ रुकी है, ये मुझे जानना है। ये बोलकर वो चला गया। शेखर नील की ये हालत देखकर सोच में पड़ गया था। उसने दिमाग पर जोर दिया तो उसे याद आया कि धरा कौन थी और उससे क्या गलती हो गई थी। उसने नील के कहने पर धरा कहाँ रुकी थी ये पता करने लगा। नील भीगा हुआ अपने ऑफिस में आया और रिसेप्शनिस्ट से बोला, वो कोई फ़ोन नंबर देकर गई है? क्या बोली है वो? सर वो बोली हैं कि उन्हें आपसे मिलना है, बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा आप बिजी हैं, कल आने के लिए कहा, और हाँ उन्होंने नंबर दिया है, रुकिए मैं देती हूँ। ये बोलकर उसने फ़ोन नंबर दिया तो नील ने वो ले लिया और अपने केबिन में चला आया। उसने फ़ोन उठाया और फ़ोन लगा दिया, पर इस वक्त नेटवर्क नहीं लग रहा था। उसने कहा, सिट, धरा यहाँ आई है, लेकिन क्यों? उन्हें यहाँ के बारे में कैसे पता चला? और ऐसा क्या ज़रूरी काम है? मैं भी वापस नहीं गया कहीं कुछ, पर मेरे आदमियों ने तो ऐसा कुछ क्यों नहीं बताया मुझे? धरा आप इतनी पास थी और मैं आपसे मिल भी नहीं पाया। कितना कुछ बताना था आपको, सुनना था आपसे। क्यों आई थी आप यहाँ? ये कहते हुए वो खड़ा कांच के बाहर हो रहे बारिश को देख रहा था। उधर धरा वापस आ गई थी। वो कमरे में आकर अपने कपड़े चेंज कर बैठ गई थी।
उसने कुछ देर सुधा से बात किया और उसके बाद लेट गई और ना जाने कब उसकी आंख लग गई। शाम को जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके फ़ोन पर बहुत सारे मिस्ड कॉल थे। शायद फ़ोन की आवाज़ धरा को सुनाई नहीं दी थी। उसने देखा तो अननोन नंबर था। उसने सोचा जिसका भी फ़ोन होगा वो कर लेगा। वो गई, उसने अपना मुंह धुला और आकर बाहर बालकनी में खड़ी हो गई। हल्की हल्की बारिश हुए जा रही थी। बारिश की वजह से धरा को मुंबई का मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था। कुछ देर वो खड़ी रही और उसके बाद वो अंदर आ गई। रात का खाना रूम में सर्वेंट रख गया था, लेकिन उसने अभी तक नहीं खाया था। तभी उसके फ़ोन में एक बीप बजा और उसने फ़ोन उठाकर देखा तो उसमें मैसेज था। उसमें लिखा था, टुमारो मिस्टर शेखावत विल मीट यू 11 o'clock इन होटल ताज। उसने ये पढ़ा तो उसका मूड थोड़ा ठीक हुआ और उसने जाकर खाना खाया। पढ़ते हुए उसे न जाने कब नींद आ गई थी। सुबह वह जल्दी उठी और वक्त पर रेडी होकर मिस्टर शेखावत से मिलने निकल गई थी। इधर ताज होटल के रेस्टोरेंट को नील ने सारा बुक कर लिया था, बस धरा से बात करने के लिए। वो खिड़की पर खड़ा उछलती हुई लहरों को देखे जा रहा था। उससे इंतज़ार नहीं हो रहा था। बाहर बारिश के साथ हवा थी और इस वक्त उसे रेस्टोरेंट के हर पर्दे को उड़ा रही थी। पर नील वहीं खड़ा धरा के आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसके कानों में पायल की आवाज़ गई तो उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। दिल की धड़कन जैसे बढ़ गई थी। धरा उसके पीछे कुछ कदमों की दूरी पर खड़ी थी। उसने कहा, मिस्टर शेखावत। उसके ये कहने पर नील ने जब शक्ल उसकी तरफ किया तो धरा हैरान थी। उसके सामने वो था जिससे वो मिलना चाहती थी, पर पता नहीं था। नील धरा को पूरे 2.5 महीने बाद देखा था। उसका भीगा हुआ चेहरा और भीगे हुए बाल, माथे से बारिश का पानी टपकते हुए उसके गालों पर आ रहा था। धरा ने कहा, आप यहाँ? मैं तो साहिल शेखावत से मिलने आई थी, पर आप यहाँ? नील उसकी तरफ बढ़ते हुए अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर उसके सामने खड़ा हुआ और उसके माथे से पानी को साफ करते हुए बोला, आपको जिससे मिलना है वो मैं ही हूँ। वो मेरा ये नाम यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं। आपको कैसे पता ये नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप हॉस्पिटल गई थी और वहीं से ये सब पता करके आई हैं। बैठिए, आइए। उसके ये कहने पर धरा आकर एक कुर्सी पर बैठ गई। नील उसके सामने बैठा था। धरा ने उसे देखते हुए कहा, मतलब वो हॉस्पिटल में जिसने पापा के इलाज के लिए पैसे दिए थे वो आप थे? नील ने कहा, जी। पर क्यों? आपने ये क्यों किया? मैं तो आपको जानती भी नहीं थी, ना ही मेरे बाबा आपको जानते थे, तो आपने ये किया क्यों? धरा ये कहते हुए उसे देखे जा रही थी। नील बस उसे देख रहा था। वेटर कॉफ़ी रख करके चला गया। उसने उसकी तरफ कॉफ़ी बढ़ा दिया तो धरा ने कॉफ़ी ले लिया। नील ने अपनी कॉफ़ी लेकर उसे पीते हुए बस धरा को देखे जा रहा था। धरा ने देखा नील कुछ नहीं बोल रहा है। अक्सर उसकी खामोशी उसकी बातों से बहुत ज़्यादा चुभती थी उसे। उसने अपने बैग से एक लिफाफा निकालकर उसे देते हुए कहा, ये जो आपने पैसे दिया था, सॉरी थोड़ा लेट हो गया देने में, देख लें पूरे हैं ना? मैं बस आपको शुक्रिया कहने और ये देने आई थी, अब चलती हूँ। ये बोलकर वो उठकर जाने लगी तो नील ने उठकर उसका हाथ पकड़ लिया। धरा वैसे ही खड़ी रही। नील उसके पास जाते हुए बोला, ये पैसे मैंने उस इंसान को दिया था जिससे मैंने दोस्ती की थी। मैंने जिसके साथ कुछ ऐसे वक्त बिताए जो मैं किसी के साथ कभी नहीं बिता पाया। मैंने ये पैसे उस शख्स को दिया था जिसकी बेटी की आंखों में मैं आंसू नहीं देख पा रहा था। न जाने क्यों उस शख्स की बेटी का वो थका हुआ चेहरा मुझे परेशान करने लगा था, क्योंकि शायद 7 साल पहले वो चेहरा उसी तरह खामोश मेरे बगल से गुजर जाया करता था। मैं उसकी खामोशी को तोड़ना चाहता था। मैं उसे शांत देखना चाहता था, 7 साल पहले भी और आज भी। पर नहीं पता क्यों, बस देखना चाहता था आपको, आपके आंखों में सुकून को। जो दर्द था उसे कम करना चाहता था, इसलिए मैंने वो किया। धरा उसके ऐसे पास आने से सहम गई थी। उसके दिलों की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने उसकी तरफ देखकर कहा, 7 साल पहले? 7 साल पहले से आप मुझे जानते हैं? उसके इस सवाल पर नील बोला, आप शायद मुझे भूल गई, या ये कहूँ कि ठीक से देखा नहीं था। मुझे तो याद कैसे रखती? जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया था उसी कॉलेज में मैं आपका सीनियर था। आपके आने के 1 साल बाद मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर आगे की पढ़ाई के लिए लंदन की यूनिवर्सिटी चला गया। पर उस दिन जब आपको देखा तो जैसे मुझे सब याद आया, लेकिन आपको नहीं। फिर से वही एहसास मेरे दिल में जागने लगे जो 7 साल पहले आपको देखकर होती थी।
ये कहते हुए वो धरा को दोनों हाथों से पकड़े हुआ था। धरा उसकी बातों से परेशान थी, हैरान थी। उसके दिमाग में जैसे एक वक्त में सब चलने लगा था। उसने खुद को संभाल कर कहा, आपने जो किया उसके लिए शुक्रिया मिस्टर शेखावत। उस वक्त आपने मेरी और मेरे पिता की बहुत मदद की, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपके पैसे हैं, प्लीज़ इसे ले लीजिए आप। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती। वो ले लूँगा, कुछ वक्त दोगी मुझे? मेरे साथ कुछ वक्त रह सकती हो? धरा उसकी बातों से अजीब सा महसूस करने लगी थी। उसने कहा, कल मैं वापस जा रही हूँ, वक्त नहीं है। होटल जाकर कल जाने की तैयारी करनी है। मैं जिस काम के लिए आई थी वो हो गया, सॉरी, मुझे जाना होगा। ये बोलकर वो आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाने की हुई तो नील ने पीछे से पकड़ के उसे अपने पास कर लिया। उसने आंखों को बंद किए हुए कहा, बस कुछ वक्त, आखिर इतना हक तो है कि आप मुझे कुछ वक्त दे दें। मैं आपको शाम को खुद छोड़ दूंगा, बस कुछ वक्त। धरा उसकी बातों पर खामोश खड़ी थी। नील ने उससे कहा, बोलिए धरा, सिर्फ कुछ वक्त बस। धरा ने उससे दूर जाकर कहा, ठीक है। उसके ये कहने पर नील उसे देख रहा था। उसने जाकर उस लिफाफे को उठाया और बहुत संभाल कर उसे अपने कोट के अंदर वाले पॉकेट में रख लिया। उसने धरा को हाथ के इशारे से चलने के लिए कहा तो धरा उसके आगे आगे चलने लगी और वो फिर से उसके पीछे। वो उसके साथ बाहर आया तो उसने शेखर से कहा, गाड़ी की चाबी। उसके ये कहने पर उसने ड्राइवर से चाबी लेकर नील को दे दिया। नील ने चाबी ली और शेखर से धीरे से बोला, इनका सामान उस होटल से हमारे होटल में ले जाकर शिफ्ट करिए, और हाँ, रूम बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारे होटल का सबसे अच्छा रूम, समझे ना? शेखर ने उसे हाँ में सर हिला के जवाब दिया। ये बात उसने थोड़ा धीरे से किया था, जिसे धरा ने नहीं सुना था। उसने धरा को बैठाया और उसे लेकर वहाँ से चला गया। शेखर उसके कहने के अनुसार काम में लग गया। कुछ देर में दोनों समुद्र के किनारे पर थे। नील ने गाड़ी वहीं खड़ी कर दी थी। धरा अपना बैग गाड़ी में रखी हुई थी। नील अपनी कोट उतार कर टाई की नोट ढीले किए हुए बाजू को फोल्ड करके गाड़ी से लग के खड़ा था। धरा समुद्र के पानी के पास खड़ी थी। लहरें आती और उसके पैरों को भिगोकर चली जाती और हल्की बारिश में भीगते हुए वो दूर तक फैले हुए समुंदर को देखे जा रही थी। हवा से उसकी साड़ी का पल्लू पीछे की तरफ उड़ रहा था। नील बस खामोश उसे खड़ा देखे जा रहा था। धरा बारिश में भीग रही थी, पर उसे अपने बदन पर नील के नज़रों की गर्मी महसूस हो रही थी। नील आया और उसके बगल में खड़ा हो गया। धरा ने वैसे ही खड़े हुए कहा, आपने अपने पापा से बात किया? शुक्रिया, आपने मेरे पिता से मेरा रिश्ता एक बार वापस से ठीक करा दिया। बहुत खुश थे वो मुझे एक बार वापस पाकर। नील ने कहते हुए सामने समुद्र में उठती हुई लहरों को देखा। धरा ने कहा, पिता ऐसे ही होते हैं, वो कभी किसी से ज़्यादा नाराज़ नहीं रहते हैं, पर हम बच्चे बहुत जल्दी किसी चीज़ को अपने अंदर बैठा लेते हैं और बहुत देर हो जाती है उसे अपने मन से निकालने में। पर अच्छा लगा आपने वो देरी नहीं की। कहाँ है वो इस वक्त आपके साथ? नहीं, वो पेरिस गए हैं किसी काम से, पर जल्दी वापस आएंगे। ये कहते हुए वो धरा की तरफ देखने लगा, जिसके चेहरे पर एक सुकून था जो कुछ वक्त पहले उसे नहीं दिखा था। धरा ने देखा एक छोटा सा कछुआ उसके पैरों के पास आकर रुक गया था। वो लहरों के पास जाने की कोशिश कर रहा था। उसने झुककर उसे उठाया और आगे बढ़कर उसे पानी में पास छोड़ दी। वो देखते देखते जा चुका था और धरा उसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा रही थी। नील बस उसे देखे जा रहा था। बारिश जब तेज हुई तो नील ने जाकर उसका हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा तो धरा वहीं खड़ी रही। नील ने उसकी तरफ देखा तो वो समझ गया कि वो नहीं जाएगी। वो ऐसा ही उसके बगल में खड़ा हो गया। नील ने उससे कहा, 2.5 महीने क्या किया आपने? उसके ये पूछने पर वो बोली, दीदी अपने पति को तलाक देकर वापस आ गई। उन्होंने एक स्टोर खोला और हमने, सुमन ने और अखिलेश, सुमन के पति, उन्होंने मदद किया। स्टोर अच्छा चल रहा है, बाकी और कुछ खास नहीं। नील ने मन में कहा, हमें याद किया? उधर धरा ने मन में कहा, और आपको याद ना चाह के भी। ये कहते हुए वो सामने देखे जा रही थी। दोनों बारिश में भीग रहे थे। खामोशी थी पर दिलों में शोर था, जैसे दोनों कुछ नहीं बहुत कुछ कहना चाहते थे। नील ने धरा से कहा, चलोगी धरा, बहुत वक्त हो गया है। धरा ने उसकी तरफ देखकर हाँ में सिर हिला दिया। नील ने उसे चलने को कहा तो वो फिर आगे आगे चलने लगी और नील पीछे।
नील ने दरवाज़ा खोला तो वो बैठ गई। नील ने अपनी कोट लिया और झुक के उसे पहनाते हुए बोला, इसे पहन लीजिए, नहीं तो ठंड लग जाएगी। ये कहते हुए उसने धरा की तरफ देखा तो वो उसके बहुत करीब थी। उसने पास से धरा का चेहरा देखा तो बारिश के पानी में भीगा चेहरा, गिले होठ, पलकों से टपकता पानी। धरा भी उसके ऐसे पास होने पर सहम गई और उसने अपना मुंह फेर लिया। नील ने दरवाज़ा बंद किया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। धरा बाहर देख रही थी और नील ड्राइव कर रहा था। जब उसने गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ा तो धरा ने कहा, मिस्टर शेखावत, ये आप कहाँ ले जा रहे हैं? मेरा होटल तो उस तरफ है। नील ने ड्राइव करते हुए कहा, वहाँ से बदल गया है, मैंने आपका सामान दूसरे होटल में शिफ्ट करवा दिया था। एंड डोंट वरी, ये मेरी तरफ से है। नील ने जब होटल के सामने गाड़ी रुकी तो उसे देखकर जल्दी से गार्ड छतरी लेकर आया और गेट खोला। नील बाहर आया और उसके साथ धरा भी। धरा जाकर सीढ़ियों पर खड़ी हो गई। नील आया और उसे चलने को बोला। धरा उसके आगे चलने लगी और नील उसे लेकर उसके पीछे। अंदर आए तो शेखर पहले ही खड़ा था। उसे देखकर शेखर उसके पास आया और उससे बोला, गुड इवनिंग सर, ये की है, रूम नंबर 510। ये कहते हुए उसने की उसे दे दिया। नील धरा को लेकर लिफ्ट से जाने लगा। धरा और वो दोनों ही लिफ्ट में खामोश खड़े थे। जब फ्लोर आया तो धरा बाहर निकली और उसके पीछे नील। नील धरा को लेकर रूम के सामने खड़ा था। उसने डोर खोला और उसे लेकर अंदर गया। धरा अंदर गई तो देखा रूम काफ़ी अच्छा था। नील ने कहा, आप यहाँ रुकिए, जब तक रहना चाहती हैं, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। धरा ने उसे उसका कोट देते हुए कहा, जी शुक्रिया, आपका कोट, और मैं बस आज रात के लिए ही हूँ, कल जाना है मुझे। नील ने कोट लिया और उसकी बात सुनकर वहाँ से बिना कुछ कहे बाहर निकल आया और सोचते हुए उसके कमरे से दूर जाने लगा। धरा उसके जाने के बाद वहाँ वैसे ही खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू था पर क्यों नहीं पता था। उसके दिल में बहुत बेचैनी थी पर क्यों नहीं पता था। वो बालकनी का दरवाज़ा खोलकर खड़ी हो गई। वो बहुत कुछ उससे कहना चाहती थी लेकिन वो पहल कैसे करे। वो बालकनी का दरवाज़ा खोलकर खड़ी हो गई। तेज हवा से उसके बाल पीछे उड़ने लगे। तभी किसी ने उसे पीछे से बाहों में लिया तो धरा उसे छुअन को पहचान गई। उसने कहा, आप? नील ने उसे कस के दोनों हाथों से पकड़े हुए कहा, क्यों आई थी आप? आप सिर्फ साहिल से मिलने आई थी, नील से नहीं। आप सिर्फ ये पैसे देने आई थी, मुझसे कोई जवाब लेने नहीं, मुझसे कुछ जानने नहीं आई थी। नहीं था आपके मन में कि आप मुझसे मिलें, नहीं था कि आप मुझसे एक बार मिल के मुझे देखें, कुछ बातें करें, मेरे बारे में पूछें, कहाँ था मैं 2.5 महीने, कैसा था, क्यों नहीं आया, बोलकर। ये कुछ भी नहीं जानना आपको। उसने ये कहते हुए अपना माथा उसके सर से लगा लिया। धरा ने उसके सवाल पर आंखों को बंद कर लिया। धरा मुड़ी और उसके गले लग गई। धरा ने धीरे से कहा, ख्वाहिशें पूरी नहीं होती है, मैं क्या चाहती हूँ ये मायने नहीं रखता है। नील ने उसे पकड़े हुए कहा, रखता है। इस नील के लिए, मेरे लिए आपकी ख्वाहिश से ज़्यादा, आपके सुकून से ज़्यादा और आपकी खुशी से ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता है। धरा, मुझसे मिलना चाहती थी आप? हाँ, पर आप कुछ बता के भी तो नहीं गए, बस ऐसे ही चले गए, कुछ कहा भी नहीं। तो क्या समझती मैं? मुझे लगा एक हवा का झोंका था जो आकर गुजर गया। कैसे जानती कि क्या है? धरा ये सब उसे पकड़े हुए बोले जा रही थी। मुझे कहना नहीं आता, 7 साल पहले भी नहीं कह पाया और आज तक कभी किसी से कुछ कहा नहीं। तो कैसे कह देता वो जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानता था? कैसे कह देता धरा कि ये नील आपसे प्यार करता है, आपके साथ ज़िंदगी को जीना चाहता है? उसके ये कहने पर धरा ने रोते हुए उसे कसकर गले से लगा लिया। उसने कहा, मैं साथ नहीं चल पाऊंगी। नील ने कहा, मैं पीछे चल दूंगा, मैं रुक नहीं सकती यहाँ पर। धरा की इस बात पर वो बोला, मैं वहाँ रुक जाऊंगा जहाँ आप होंगी। धरा उसकी बातों को सुनकर बस उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। नील ने कहा, आप मेरा साथ दोगी तो शायद ये नील जीने के बारे में सोच लेगा। धरा, बोलो, थामोगी उसका हाथ? ये कहते हुए उसने उसका आंसुओं में धुले आए चेहरों को अपने हाथों में ले लिया। धरा ने रोते हुए बस हाँ में सिर हिला दिया। नील ने उसे वापस से गले लगा लिया। जहाँ एक तरफ बरसात के पानी में पूरी मुंबई धुल चुकी थी, वहीं धरा और नील का रिश्ता धुलकर उनके आंसुओं से और निखर चुका था। 6 महीने बाद धरा एक झील के किनारे शिमला में बैठी हुई थी। उसकी मांग में सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र,
पर सादगी वही थी जो पहले थी। लेकिन अब उस चेहरे पर सुकून था। शाम गहरा रही थी। वो झील के पानी में देखते हुए एक मफलर को पूरा कर रही थी। सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग टहल रहे थे। उसे अब ठंड का एहसास होने लगा था। वो सब छोड़कर झील के पास आकर खड़ी हो गई। उसने खुद को खुद के आगोश में ले लिया। तभी किसी ने पीछे से उसे आकर शॉल उड़ाया तो धरा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा तो वो नील था। धरा उससे लगकर खड़ी हो गई। नील ने कहा, चलें, ठंड बहुत बढ़ रही है। धरा वैसे ही खड़ी रही। नील भी कुछ देर खड़ा रहा। उसके बाद उसने धरा को गोद में उठा लिया। धरा भी उसके गले में हाथ डालकर उसके सीने पर सर रख दी। नील ने अपने आदमियों से उसका सामान लेने को कहा और खुद धरा को लेकर आगे चल दिया। नील ने धरा को गाड़ी में बैठाया और उसका सामान लेकर गाड़ी में रखा। उसके बाद वो आया और उसके साथ बैठ गया। गाड़ी आगे निकल गई और सूरज अपनी रोशनी को कम करते हुए छुप गया था। धरा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि नील उसकी ज़िंदगी में आकर उसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा। नील धरा को इतना प्यार करता था कि वह अपने पिछले सारे दुख और गमों को भूल चुकी थी और अपने नील के प्यार में खोकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रही थी। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।